हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को पता ही है क्या हम लोग 30 दिन में कक्षा 12 के इकोनॉमिक्स को ख़त्म करने वाले हैं 30 लेक्चर में। तो आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों का तीसरा लेक्चर होगा और बात करेंगे उपभोक्ता संतुलन, उपयोगिता विश्लेषण एवं उदासीनता वक्र विश्लेषण पर। आज इसी पर चर्चा करेंगे। और हाँ, आपको ये बात बता दें, हम जो आपको ये कोर्स कराएंगे उसका एक भी रुपया फ़ी नहीं लेंगे। आप अपना दिमाग से ये निकाल दें, आप लोग आराम से इस वीडियो को 30 वीडियो को आराम से देखिए। ये ना भय रहे कि 5-6 वीडियो डालने के बाद ये हमारा वीडियो आप लोगों को फ्री में नहीं मिलेगा। यह भय निकाल दें, क्योंकि आपको ये पूरा वीडियो 30 का 30 वीडियो आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो आज उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों का तीसरा वीडियो है। तो आप लोगों को पिछला जो हमारा 2 वीडियो था, अगर टेलीग्राम को ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ आपको मिल गया होगा। तो इसका भी आपको आज शाम तक टेलीग्राम पर इस वीडियो का पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ से लोड कर लेंगे इसका भी पीडीएफ। और कमेंट कर में ज़रूर बताएंगे कि आपको पीडीएफ में कैसा लगा पढ़ने में। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरा लेक्चर है उपभोक्ता संतुलन, उपयोगिता विश्लेषण एवं उदासीनता वक्र विश्लेषण। आपको हम ये एक बात इसमें यह बताएं, क्या इस चैप्टर का जो तीसरा वीडियो है हम लोगों का, वह बहुत ही लंबा होने वाला है, अर्थात 1 से 2 घंटे के बीच में होने वाला है। तो इसको आप 2 दिन में देख सकते हैं, या नहीं तो धैर्य के साथ 1 दिन में ही इस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोगों का 30 वीडियो जो हम लोग 30 वीडियो में जो पूरी बुक को ख़त्म करेंगे, लगता है सबसे लंबा वीडियो होगा जो यही वीडियो होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है 30 वीडियो के बाद हम लोग 10 ईयर का प्रीवियस पेपर देखेंगे, उनके बाद कौन सा हाईलाइटेड प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। आपको ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए आज चर्चा करते हैं उपभोक्ता संतुलन और उपयोगिता विश्लेषण एवं उदासीनता वक्र विश्लेषण। उपभोक्ता क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, उपभोक्ता क्या होता है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो इस चैप्टर में पहली बात क्या क्या चर्चा करेंगे। इस चैप्टर जो हमारा है उपभोक्ता संतुलन, उपयोगिता विश्लेषण एवं उदासीनता वक्र विश्लेषण, यही है ना चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहली बात करेंगे उपभोक्ता क्या होता है। ठीक है, तो उसके बात करेंगे उपयोगिता। किसकी बात करेंगे? उपयोगिता। ठीक है, उपयोगिता की विशेषता। ठीक है, और उपयोगिता की माप, उपयोगिता की विशेषता एवं माप, और उपयोगिता की विशेषता एवं माप। उनके बाद बात करेंगे हम लोग कुल उपयोगिता। क्या बात करेंगे? कुल उपयोगिता। उनके बाद करेंगे हम लोग सीमांत उपयोगिता। उनके बाद ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। उनके बाद करेंगे अनाधिमान वक्र आकृति तथा विशेषता और सीमांत प्रतिस्थापन दर, उपभोक्ता का बजट, उपभोक्ता का इष्टतम चयन। तो इतनी बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार फिर से आपको बताते हैं, पहली उपभोक्ता, उनके बाद उपभोक्ता की विशेषता एवं माप, उनके बाद कुल उपयोगिता, उनके बाद सीमांत उपयोगिता, उनके बाद ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, फिर अनाधिमान वक्र आकृति तथा इनकी विशेषता और सीमांत प्रतिस्थापन दर, उपभोक्ता का बजट, उपभोक्ता का इष्टतम चयन। आपको बता दें इस चैप्टर से आपको एक 5 नंबर का सवाल, एक 2 नंबर का सवाल और 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आराम से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगर 5 नंबर में नहीं पूछेगा तो 2 नंबर या 2 को जरूर इससे पूछ लेता है, ये हर बार एग्जाम में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोगों का पहला टॉपिक उपभोक्ता। ठीक है, बस इतना ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली बात उपभोक्ता क्या होता है, सबसे पहली बात इसी पर चर्चा करेंगे। उपभोक्ता, अर्थशास्त्र में उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है। एक शब्द जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति समूह, परिवार अथवा संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है अपनी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करने के लिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। तो उपभोक्ता से आपको यह समझना है, क्या अर्थशास्त्र में उपभोक्ता जो है एक आर्थिक एजेंट है। ठीक है, जो उपभोग की क्रिया के द्वारा अपनी किसी आवश्यकता जो होती है उसकी संतुष्टि करता है, और इसके अंतर्गत व्यक्ति समूह, परिवार अथवा संस्था भी सम्मिलित किया जाता है। तो इसको एक उदाहरण से समझिए, क्या उपभोक्ता जो है एक आर्थिक एजेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक उपभोक्ता हैं, आप मान लीजिए आप ही एक उपभोक्ता है। आपको किसी चीज़ की खाने की आवश्यकता हुई, तो वह चीज़ की आवश्यकता हुई तो उस चीज़ के खाने के बाद हमें क्या प्राप्त होती है? संतुष्टि प्राप्त होती है। अर्थात जो उपभोक्ता है वह उपभोग की क्रिया के द्वारा
क्या करता है, अपनी आवश्यकता की विशेष संतुष्टि करता है। अगर उपभोक्ता है, ठीक है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह चीज़ को लाएगा और उस चीज़ को क्या करेगा, वह उपभोग करेगा, यानी कि उपभोग की क्रिया के द्वारा वह अपनी आवश्यकता को संतुष्टि करेगा। और यही आवश्यकता को जो संतुष्टि करेगा, अर्थात हम लोग जो संतुष्टि कर रहे हैं इस आवश्यकता का, और यही उपभोग जो है आपका उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपभोग जो करेगा वही आपका उपभोक्ता हो जाएगा। और नेक्स्ट कहता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति, समूह, परिवार अथवा संस्था सम्मिलित हो सकता है। तो इसके अंतर्गत देखिए, कोई व्यक्ति समूह हो सकता है, या परिवार का व्यक्ति हो सकता है, या पूरी संस्था सम्मिलित हो सकता है उपभोग की क्रिया के द्वारा, ठीक है। तो उपभोक्ता वही है जो उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करेगा, वह आपका उपभोक्ता आ जाएगा। इसके अंतर्गत आपका परिवार को शामिल कर लीजिए, या व्यक्ति समूह को कर लीजिए, या संस्था को शामिल कर लीजिए, जो उपभोग की क्रिया करेगा वह सभी आपका उपभोक्ता कहलाएगा। आई होप आपको उपभोक्ता क्या होता है उसमें कभी कंफ्यूजन अब नहीं होगा। अब बात करेंगे हम लोग, देखिए, तो अब बात करेंगे हम लोग उपभोक्ता संतुलन। देखिए टॉपिक पर ही यहीं पर था, क्या उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, उपभोक्ता बता दिए, अब उपभोक्ता संतुलन क्या होता है उसको समझिए, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन क्या है, 2 नंबरिया में डायरेक्ट इसको उठा के पूछ देता है, क्या उपभोक्ता संतुलन क्या है। तो जानिए उपभोक्ता संतुलन क्या है, ठीक है। असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधन के होने पर, असीमित आवश्यकता है, आपको हम पिछले लेक्चर में बताए हैं, हमारी जो आवश्यकता है वो असीमित है, लेकिन साधन जो है सीमित है, आपको ये बात पता ही है। तो असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के होने पर एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है, और जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तब उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपनी चयन को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है, और वह अपने व्यवहार में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता जब तक वर्तमान में ही परिवर्तन ना हो। तो उपभोक्ता संतुलन क्या है, तो इसको अब समझिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसके अंतर्गत समझिए, क्या हमारी आवश्यकता क्या है, असीमित है, और साधन क्या है, सीमित है, ये दोनों चीज़ आपको पता ही है। तो उपभोक्ता का उद्देश्य, यानी कि कोई अगर उपभोक्ता है वह अपनी कम खर्च में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहेगा, यानी कि हम ही उपभोक्ता हैं तो हम भी या आप भी सोचेंगे क्या हम अपनी कम खर्च में किसी भी वस्तु की संतुष्टि प्राप्त कर लें या उस वस्तु को प्राप्त कर लें, तो हम अपना कम ही खर्च में सोचेंगे क्या वह हमें संतुष्टि प्रदान करे और वह अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे। कैसा संतुष्टि प्रदान करेगा, अधिकतम संतुष्टि प्रदान करेगा, तब उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब कोई उपभोक्ता अपनी कम खर्च अर्थात अपनी कम व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, तब वह स्थिति जो होता है वह उपभोक्ता संतुलन की स्थिति होता है या अवस्था होता है। नेक्स्ट फिर है, क्या एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपने चयन वर्तमान परिस्थिति में सबसे अच्छा मानता है। तो एक बात और है, क्या अगर हम अधिकतम संतुष्टि लेना चाहेंगे तो वह जो वस्तु है तो हम जो चयन करेंगे वह वर्तमान परिस्थिति में सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर हम किसी वस्तु का अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं, एक बात उसमें और ये है, क्या वर्तमान परिस्थिति में वह हमारी वस्तु अच्छी होनी चाहिए, और वह अपने व्यवहार में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता जब तक वर्तमान में ही परिवर्तन ना हो जाए। ये कौन करेगा, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जो अपना चयन में तब तक परिवर्तन ना करेगा तब तक कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता जब तक वर्तमान में परिवर्तन ना हो जाए। यही आपका उपभोक्ता संतुलन है। एक बार आपको हम सिंपल में समझाए, क्या हमारी आवश्यकता क्या है, असीमित है, तथा साधन क्या है आपका, सीमित है। तो उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है, अपनी कम खर्च में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तब उपभोक्ता संतुलन की अवस्था हो जाता है। फिर एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है। उपभोक्ता किस समय संतुलन की अवस्था में होगा, जब वह सोचेगा कि हमारा जो चयन किए हैं जो वस्तु को, वह वर्तमान परिस्थिति में सबसे अच्छा है और अपने व्यवहार में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता जब
जब तक वर्तमान में परिवर्तन ना हो जाए, यह उपभोक्ता की सोच होती है। आई होप आपको उपभोक्ता संतुलन के अंतर्गत अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब बात करेंगे हम लोग उपयोगिता, ठीक है। अब उपभोक्ता और उपभोक्ता संतुलन आप लोग समझ चुके। उपभोक्ता उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, इन दोनों के बीच आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब कभी भी। अब बात करेंगे हम लोग उपयोगिता, किस पर बात करेंगे, उपयोगिता, ठीक है। तो उपयोगिता, एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। उपयोगिता क्या है, यही है ना, इसको यूटिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो उपयोगिता क्या है, सिंपल सा अर्थ में समझिए, क्या एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। उपयोगिता क्या है, एक वस्तु की उपयोगिता। मान के चलिए ये बिस्किट है, ठीक है, बिस्किट का भी उदाहरण देते हैं। ये एक बिस्किट है और ये आपका वस्तु है, ठीक है, और उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। तो इस बिस्कुट की किसकी कौन सी आवश्यकता की संतुष्टि कर सकती है, तो हमारी भूख जो है उनको संतुष्टि प्रदान कर सकती है। तो इस वस्तु की कोई ना कोई उपयोगिता तो जरूर है, हम लोग इसको उपयोग करेंगे। किस चीज में उपयोग करेंगे, तो अपने भूख को मिटाने के लिए। अर्थात यह वस्तु जो है इसकी उपयोगिता तो है, इस वस्तु जो है अर्थात बिस्किट जो है इस वस्तु की उपयोगिता तो है, तो इसका किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता भी है, तो यही हमारा उपयोगिता हो जाएगा। तो इसी का डिफिनेशन हम लोग ना पढ़े अभी, क्या एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। तो मान के चलिए बिस्किट है, इसकी उपयोगिता क्या है, हमारी भूख को खत्म कर देगा। तो यह भूख को खत्म कर देगा अर्थात इसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर रहा है, तो यह वस्तु की उपयोगिता है, अर्थात यह हमारा उपयोगिता हो जाएगा। सिंपल सा एक लाइन में डिफिनेशन, एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में और एक परिभाषा जानिए, क्या किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। दोनों में से कोई याद रखिए। क्या किसी वस्तु का, देखिए मान के चलिए फिर बिस्किट का उदाहरण देते, किसी वस्तु का, मान के चलिए बिस्किट है, ठीक है, और इसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। तो इस बिस्कुट है, ठीक है, और हम यहाँ उपभोक्ता हैं, ठीक है। तो हमारी ये भूख है, ठीक है, ये भूख है, यानी कि हम उपभोक्ता हैं और हमें भूख लगी है। तो हमारी आवश्यकता क्या किस चीज़ की है, आवश्यकता किस चीज़ की है, बिस्किट मन खाने की है, ठीक है। तो हमारी आवश्यकता बिस्किट की हो गई। तो यही बिस्किट जब हमारी उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करेगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उपयोगिता हो जाएगी। किसकी उपयोगिता हो जाएगी, बिस्किट की उपयोगिता। तो उसी यहाँ डिफिनेशन दिया है, क्या किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। आई होप आपको अब कभी भी इस उपयोगिता में झंझट में नहीं फंसेंगे, ठीक है। लिख सकते हैं इसे आप लोग अपने मन से भी बना के आराम से उदाहरण देके, ठीक है। तो प्रोफ्रेजर, एक प्रोफेसर आता है, प्रोफेसर के शब्दों में कहता है उपयोगिता केवल इच्छा करना है। उपयोगिता क्या है, केवल इच्छा करना है। वस्तु की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है, अर्थात उनको प्राप्त करने की जितनी ज़्यादा इच्छा होती है, उस वस्तु की उतनी ही उपयोगिता प्राप्त होती है। यह आता है प्रोफेसर फ्रेजर अपना शब्द में कहता है उपयोगिता क्या है, केवल इच्छा करना है। क्या करना है, इच्छा करना है। और वस्तु की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है, अर्थात उनको प्राप्त करने की जितनी ज़्यादा इच्छा होती है, उस वस्तु की उतनी उपयोगिता प्राप्त होती है। यह कहता है प्रोफेसर फ्रेजर। अब बात करेंगे उपयोगिता की विशेषता क्या है। 3 विशेषता पर बात करेंगे। उपयोगिता की विशेषता, इसे याद रखेंगे, ये भी आपका 2 नंबर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो उपयोगिता की विशेषता क्या है, तो उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सबसे पहली परिभाषा आता है, क्या उपयोगिता की विशेषता के अंतर्गत उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, यह VVI है, उतार लेंगे आप लोग कॉपी में से। क्या उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है दूसरा, उपयोगिता व्यक्ति प्रति व्यक्ति, समय प्रति समय, परिस्थिति में भिन्न भिन्न होती है। उपभोक्ता व्यक्ति, उपयोगिता व्यक्ति प्रति व्यक्ति, समय प्रति समय, परिस्थिति में भिन्न भिन्न होती है। सिंपल सी बात है, किसी एक व्यक्ति की जो उपयोगिता होगी वह सभी व्यक्ति की उपयोगिता नहीं हो सकती है। प्रति व्यक्ति यानी कि हमारी अगर एक वस्तु की उपयोगिता है, मान के चलिए हमारी अगर बिस्किट की उपयोगिता है, तो आपको ये तो संभव नहीं है कि आपको भी बिस्किट की उपयोगिता है, आप दूसरा चीज़ ले सकते हैं।
बाजार में बहुत सारी चीज उपलब्ध रहते हैं, वही कहता है क्या व्यक्ति प्रति समय प्रति समय जो हमें अभी वर्तमान समय में उस वस्तु की जरूरत है, थोड़ी देर के बाद उसकी उपयोगिता ना रहे। और परिस्थिति में, तो परिस्थिति में भिन्न भिन्न होता है, अर्थात उपयोगिता जो है उसका अलग अलग होता है, व्यक्ति प्रति व्यक्ति, समय प्रति समय, परिस्थिति सभी समयों में। ठीक है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है और उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि है। तो किसी भी चीज का उपयोग अगर हम कर लेते हैं या उपभोग कर लेते हैं तो वो क्या देता है, हमें संतुष्टि ही तो देता है, अर्थात उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि है। तो उपयोगिता की विशेषता जब आए तो आप लोग कम से कम चारों में से 3 को अवश्य लिखेंगे। पहली की उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सेकंड, उपयोगिता व्यक्ति प्रति व्यक्ति, समय प्रति समय, परिस्थिति में भिन्न भिन्न होता है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है और उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि है। तो आप समझ गए क्या उपयोगिता क्या है, उपयोगिता की विशेषता क्या है। अब बात करेंगे उपयोगिता की माप, यानी कि उपयोगिता की गणना पर चर्चा करेंगे। तो उपयोगिता की माप जो है आपका 2 तरीके से, ठीक है, तो उपयोगिता की माप क्या है, 2 तरीके से की जाती है। पहली होती है गणनावाचक उपयोगिता, पहली क्या होती है, गणनावाचक उपयोगिता, और दूसरी होती है क्रमवाचक उपयोगिता। क्या होती है, क्रमवाचक उपयोगिता। ठीक है, गणनावाचक को कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, और क्रमवाचक को ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो गणनावाचक उपयोगिता और क्रमवाचक उपयोगिता, ये दोनों उपयोगिता की माप। 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि उपयोगिता की माप को लिखे, कौन कौन से उपयोगिता की माप है, नहीं तो इससे ऑब्जेक्टिव आएगा 1 से 2 नंबर का। आपको हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो उपयोगिता की माप से आपका जरूर सवाल आएगा। तो उपयोगिता की माप कौन कौन सा है, गणनावाचक उपयोगिता और क्रमवाचक उपयोगिता। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले गणनावाचक उपयोगिता क्या है। ठीक है, ध्यान से इसे देखेंगे। प्रोफेसर मार्शल, सबसे पहला बात रखिए कि गणनावाचक उपयोगिता के अंतर्गत किसका कौन सा प्रोफेसर का नाम आता है, तो प्रोफेसर मार्शल। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है, क्या उपयोग गणनावाचक उपयोगिता किसने दिया, तो प्रोफेसर मार्शल। ये तो आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। ठीक है, उनके बात है क्या प्रोफेसर मार्शल में उपयोगिता को मापनीय बताता है। प्रोफेसर मार्शल क्या बताता है, उपयोगिता को मापनीय बताते हुए गणनावाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है क्या गणनावाचक उपयोगिता को गणनावाचक दृष्टिकोण से किसने प्रस्तुत किया, तो डायरेक्ट आंसर मारेंगे, ऑब्जेक्टिव टिक आउट करेंगे, प्रोफेसर मार्शल। इस दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। वस्तु कीमत उपयोगिता की गणना का आधार है। देखिए ये आता है गणनावाचक उपयोगिता, सिंपल से समझिए क्या है, क्या प्रोफेसर मार्शल आता है। ठीक है, प्रोफेसर मार्शल क्या कहता है, उपयोगिता को गणना किया जा सकता है। उपयोगिता को क्या किया जा सकता है, गणना किया जा सकता है। इसके दृष्टिकोण में क्या होता है, उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। यानी कि उपयोगिता को किस चीज से मापा जा सकता है, मुद्रा से मापा जा सकता है। तो वस्तु कीमत उपयोगिता की गणना का आधार है। वस्तु की जो कीमत होगी वह उपयोगिता की गणना का आधार है। तो आपको हम एक उदाहरण से समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। क्या ए वस्तु, कोई वस्तु है, मान के चलिए ए वस्तु है, उसकी कीमत है 5 रुपया। कितनी कीमत है, 5 रुपया। दूसरा बी वस्तु है और कीमत इनका है 10 रुपया। ठीक है, तो ये 2 वस्तु हो गया। तो इसका अभिप्राय है कि उपभोक्ता के लिए वस्तु बी की उपयोगिता वस्तु ए की तुलना में दोगुनी है। तो इस दोनों में आप देखिए उपभोक्ता की बी वस्तु जो है उपयोगिता वस्तु ए की तुलना में दुगुनी है। ये 5 है तो ये 10, अर्थात ये दुगुनी है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर मार्शल कहता है क्या उपयोगिता को वस्तु कीमत के अनुसार गणना का आधार है। यानी कि उपयोगिता को वस्तु कीमत के अनुसार गणना कर सकते हैं। यह गणनावाचक उपयोगिता को प्रस्तुत करते हैं हमारे प्रोफेसर मार्शल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसे तो जरूर ही याद रखेंगे, गणनावाचक और क्रमवाचक दोनों को। तो गणनावाचक उपयोगिता क्या है, तो कौन किए थे, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। तो उपयोगिता की माप में कौन कौन था, गणनावाचक उपयोगिता, दूसरा क्रमवाचक उपयोगिता। गणनावाचक से किसका नाम जुड़ा है, मार्शल का। अब बात करेंगे क्रमवाचक। क्रमवाचक में आपको 2 अर्थशास्त्री का नाम देगा। तो 2 अर्थशास्त्री को दोनों को ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम लोग। तो इसके अंतर्गत बात करेंगे हम लोग क्रमवाचक उपयोगिता, है ना। दूसरा हमारा क्या था, क्रमवाचक उपयोगिता। हिक्स यह गणनावाचक उपयोगिता से सहमत नहीं है। कौन, प्रोफेसर हिक्स। किसका,
प्रोफेसर मार्शल जो गणनावाचक उपयोगिता देता है, क्रमवाचक उपयोगिता के अंतर्गत आता है। क्या कहता है प्रोफेसर हिग्स? ये आता है क्रमवाचक उपयोगिता के अंतर्गत, लिखना है आपको। क्या कहता है? प्रोफेसर हिग्स आता है। क्रमवाचक विश्लेषण उपयोगिता के अंतर्गत कौन आता है? प्रोफेसर हिग्स। यह जो है गणनावाचक उपयोगिता से सहमत नहीं है। यह जो कहता है क्या उपयोगिता की गणना मुद्रा के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, प्रोफेसर हिग्स आता है। ये अपना एक विचार देता है जो आपका है क्रमवाचक उपयोगिता, तो इसी को पढ़ना है, ठीक है। यह गणनावाचक उपयोगिता अर्थात मार्शल की जो गणनावाचक उपयोगिता थी उससे सहमत नहीं होता है। इसके अनुसार उपयोगिता मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। ये क्या कहता है आके? उपयोगिता क्या है? मनोवैज्ञानिक विचारधारा है जिसे संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये क्या कहता है? उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। संतुष्टि के उच्च तथा निम्न से उपयोगिता को क्रम दिया जा सकता है। यह कहता क्या है? अगर दो वस्तु है तो उनमें से एक वस्तु अगर उच्च उपयोगिता है तो वह पहले फर्स्ट हो जाएगा और दूसरा की कम उपयोगिता है ये सेकंड हो जाएगा। लेकिन प्रोफेसर मार्शल क्या कह रहा था वस्तु की मुद्रा की माध्यम से पता लगाया जा सकता है कौन सी संतुष्टि अधिक देती है, कौन सी कम। लेकिन ये नहीं कहता, ये मुद्रा के माध्यम से नहीं मापता है। प्रोफेसर मार्शल का जो गणनावाचक सिद्धांत देता है वह इससे सहमत नहीं होता है। ये आ जाता है और ये अपना राय देता है, कहता है क्या उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, ठीक है, और जिसे संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा क्या किसके अनुसार संख्यात्मक रूप से उपयोगिता को व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो वहां मानना होगा प्रोफेसर हिग्स। और इसी के अंतर्गत एक का नाम आता है एलन, ये दोनों ही किया था, यहाँ पर नहीं दिया गया है तो याद रखेंगे एलन का भी नाम आ जाता है इसी के अंतर्गत, ठीक है। प्रोफेसर हिग्स और एलन ये क्रमवाचक उपयोगिता को दिया था, ठीक है, इन्हें याद रखना है। इस प्रकार प्रोफेसर हिग्स ने क्रमवाचक उपयोगिता को प्रस्तुत किया। सिंपल सी बात है, अगर ये गणनावाचक प्रोफेसर मार्शल का ये सपोर्ट नहीं कर रहा है प्रोफेसर हिग्स तो अपना देगा। तो अपना कौन सा दिया? तो ये अपना जो सिद्धांत दिया वह आपका हो गया, क्या हो गया? क्रमवाचक उपयोगिता, जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत क्या समझे? हिग्स आ जाता है, डायरेक्ट एक लाइन में समझाते हैं। क्रमवाचक उपयोगिता के अंतर्गत प्रोफेसर हिग्स आता है, वह गणनावाचक उपयोगिता सहमत नहीं होता है। यह अपने मन से उपयोगिता का फिर से एक परिभाषा देता है, कहता है यह एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है जिसे संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। संतुष्टि के उच्च तथा निम्न से उपयोगिता को क्रम दिया जाता है। आई होप आपको ये दोनों के अंतर्गत उपयोगिता की माप, जो गणनावाचक उपयोगिता और क्रमवाचक उपयोगिता के अंतर्गत या किसी भी प्रकार का अंतर करने कहे या किसी प्रकार के एग्जाम्पल या ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप लोगों से एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। अब बात करेंगे उपयोगिता की धारणा, ठीक है। ये दोनों में से आप लोग एक को जरूर टिक आउट कर ले, दोनों में से एक पक्की आ जाएगा 2 नंबर में, गारंटी है इसकी। उपयोगिता की धारणा के अंतर्गत कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, दोनों में से एक सवाल आप लोग प्रीवियस ईयर का अगर नहीं प्रश्न उत्तर है आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक जो आता है तो वहां से आप लोग इसे देख सकते हैं। कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता कितनी बार पूछा गया है और दोनों में बच्चों को सबसे अधिक कंफ्यूजन रहता है। आपको हम इस प्रकार से दोनों को बता देंगे कि अगर एक बार देख ले वीडियो को तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। देखो, उपयोगिता की धारणा के अंतर्गत आपको ये नहीं पूछेगा उपयोगिता की धारणा लिखे, डायरेक्ट पूछेगा 2 नंबरिया में कुल उपयोगिता किसे कहते हैं या सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। सीमांत उपयोगिता तो कम से कम अभी तक 5 बार पूछा चले गया है। डायरेक्ट पूछ देता है क्या उपयोगिता की धारणा, नहीं, उपयोगिता की धारणा के अंतर्गत ये दोनों आता है, ठीक है। तो उपयोगिता की धारणा के अंतर्गत आता है आपका कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, ठीक है। लेकिन आपको जो पूछेगा डायरेक्ट पूछेगा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या होती है। अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कुल उपयोगिता पर, उनके बात करेंगे सीमांत उपयोगिता पर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कुल उपयोगिता क्या है। यह एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का जोड़ है। देखिए, कुल उपयोगिता का क्या है, मान के चलिए यह एक वस्तु है, इसकी सभी इकाई, मान के चलिए इसकी ये सब इकाई है, ठीक है, इनकी सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली, किसी भी वस्तु का अगर हम लोग उस वस्तु का उपभोग कर लेते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होती है? उपयोगिता प्राप्त होती है, ठीक है, उपयोगिता प्राप्त होती है। तो कुल उपयोगिता क्या है? यह एक वस्तु की सभी इकाई, ये जो सभी इकाई है, सभी इकाई का अगर हम उपभोग कर लिए, उपभोग करने से प्राप्त जो हमारी उपयोगिता होगी वही आपका उपयोगिता का जो कुल जोड़ होगा वह आपका टोटल यूटिलिटी हो जाएगा, अर्थात कुल उपयोगिता हो जाएगा।
आई होप कुल उपयोगिता क्या है आपको समझ में आ गया होगा। क्या एक वस्तु की सभी इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ है। इसको एग्जाम्पल में लिखना होगा। अगर 2 नंबरिया में पूछ दे, अगर आप इतना लिख दे तो आपको 2 नंबर कभी नहीं देगा, तो एग्जाम्पल इसका देना जरूरी हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल समझिए। देखिए आपको बताते हैं उपयोगिता को यूटिल भी कहते हैं, यूटिलिटी भी कहते हैं, आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। टोटल यूटिलिटी अर्थात इसे आप लोग शॉर्ट में TU लिखा जाता है। टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता का इंग्लिश नेम होता है टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो T यहाँ U यहाँ, इसे TU शॉर्ट में आपको कई जगह दिखा हुआ मिलेगा, तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है। तो इसका आपको एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की 4 इकाई का उपभोग किया जाता है। देखिए कोई वस्तु है, इसकी 4 इकाई है, 1 2 3 4, ठीक है। तो किसी वस्तु की 4 इकाई उपभोग किया जाता है। एक इकाई 10 यूटिल, एक इकाई 10 यूटिल 10 उपयोगिता, दूसरी इकाई 9 यूटिल, और तीसरी इकाई 8 यूटिल, और चौथी इकाई 7 यूटिल। तो चारों को जोड़ दीजिए। चारों को जोड़ने के बाद आपको 10 यूटिल प्राप्त होगा। तो यही आपका हो जाएगा टोटल यूटिलिटी, अर्थात किसी वस्तु की सभी इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ आपका कुल उपयोगिता है, ठीक है। आप आई होप आपको ये कुल उपयोगिता के अंतर्गत अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करेंगे सीमांत उपयोगिता, सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवाल पर, और इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल भी लंबा चौड़ा है, तो आपको हम ऐसे समझा देंगे क्या कभी दिक्कत नहीं होगा इस सीमांत उपयोगिता के परिभाषा के अंतर्गत। मार्जिनल यूटिलिटी, इसको कहते हैं मार्जिनल, इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो इसे भी शॉर्ट में आपका MU कहा, M और U अर्थात MU इन्हें शॉर्ट में कहा जाता। उसको क्या कहा जाता था? टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इसको MU शॉर्ट में कहा जा सकता है, ठीक है। तो किसी वस्तु की अतिरिक्त यानी किसी वस्तु का अलग इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता का सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। देखिए किसी वस्तु का अतिरिक्त इकाई, किसी वस्तु का अतिरिक्त इकाई अलग इकाई का उपभोग करेंगे तो उससे अतिरिक्त उपयोगिता ही ना प्राप्त होगा। अगर किसी वस्तु का हम लोग अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे तो उपयोगिता जो प्राप्त होगी वह भी हमारा अलग होगा। अर्थात किसी वस्तु का अगर आप अलग उपभोग कर रहे हैं तो अगर उससे जो उपयोगिता प्राप्त होगी वह भी अलग होगा, और इसी को कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। सिंपल सा चीज है, अगर किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे तो उससे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को ही आपका सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाएगा, ठीक है। तो आपको हम समझाते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एक वस्तु से 40 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है। कितनी इकाई प्राप्त हो रही है? 40 इकाई। दूसरी वस्तु से 45 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है। और सीमांत उपयोगिता बराबर सूत्र होता है TU2 माइनस TUN-1, ठीक है। तो TU2 ये हो गया आपका, आपको अभी हम समझाते हैं, ठीक है। TU2 TUN-1, तो TU2 ये हो गया आपका और TUN-1 ये हो गया आपका, ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता बराबर ये सूत्र को लिखें और 45 में से 40 घटाइए। तो क्या कह रहा है? अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। 45 में से 40 गया तो 5 यूटिलिटी जो प्राप्त हो रही है वह आपका MU अर्थात सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो आपका ये जो था परिभाषा अब क्लियर हो गया होगा। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल देते हैं, अच्छी प्रकार से आपको ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम जूम करते हैं, ठीक, ज़्यादा आप लोगों को फ्रेश दिखाई देगा, ठीक। देखिए एग्जाम्पल है, यह इकाई है, किसी वस्तु इकाई है, यह आपका कुल उपयोगिता है, यह सीमांत उपयोगिता है। कुल उपयोगिता TU और सीमांत उपयोगिता MU होता है, यह आपको पता ही है, ठीक है। अगर किसी वस्तु का हम उपयोग किए, पहली बार उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी कुल उपयोगिता 12 है और सीमांत उपयोगिता भी हमें 12 प्राप्त होगी। दूसरी बार हम किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तो उसकी कुल उपयोगिता हमें 20 प्राप्त हो रही है। तो सीमांत उपयोगिता क्या है? उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करेंगे, वही वस्तु है, ठीक है, वही वस्तु है, उसी का फिर हम अलग से करेंगे। जितना इस बार में हम अलग से इसका उपयोग किए थे, सीमांत उपयोगिता 12 प्राप्त होती है, तो उस वस्तु का फिर से हम अगर उपभोग करेंगे वो उतना उपयोगिता हमें प्राप्त नहीं होगा। अर्थात अगर हम किसी चीज़ का, अगर किसी मान के चलिए हमें
रसगुल्ला खाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट बार रसगुल्ला को खाए तो हमें वो 12 कुल उपयोगिता दिया और सीमांत उपयोगिता भी 12 दिया। सेकेंड बार जब खाए तो हमें कुल उपयोगिता वो 20 देता है, लेकिन हमें रसगुल्ला खाने की उतना मन नहीं था, अर्थात वह हमें उतना उपयोगिता नहीं देगा पहले के अनुसार, अर्थात ये घट जाएगा, 8वां हो जाएगा। फिर तीसरा बार कोई आता है फिर रसगुल्ला हमें खिला देता है, उनकी उपयोगिता तो 25 है, लेकिन सीमांत उपयोगिता फिर से हमारी घट जाए क्योंकि रसगुल्ले खाने की हमें मन नहीं थी, हमारा मन भर गया था। फिर चौथा बार कोई आता है फिर आपको रसगुल्ला खिला देता है और इस बार उपयोगिता इसकी हो जाती 28, लेकिन आपको रसगुल्ले खाने की इच्छा बहुत कम हो गई थी, अर्थात फिर सीमांत उपयोगिता आपकी 3 हो जाती है। फिर 5वें बार कोई आता है फिर कहता है ले भाई तू फिर खा ले रसगुल्ले, फिर तो टोटल यूटिलिटी तो उतना ही रहेगा, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, क्या आपको साफ खाने की इच्छा थी ही नहीं, अर्थात इस बार सीमांत उपयोगिता पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। अब छठी बार फिर आया कोई, कहता है फिर खा ले भाई तू, छठा बार जब खाएंगे तो उस रसगुल्ले की कुल उपयोगिता भी खत्म हो जाएगी, आप खाते खाते ही पूरा उल्टी उल्टी कर दीजिएगा, अर्थात यहाँ ये समझिए क्या छठी बार हमारी कुल उपयोगिता 24 हो जाती है, अर्थात कुल उपयोगिता हमारी घट जाती है और सीमांत उपयोगिता तो साफ ही नहीं रहती है, वो हमारी माइनस में चली जाती है, अर्थात सीमांत उपयोगिता आपका माइनस में चले जाता है। इस प्रकार से आप वहाँ इस ट्रिक के माध्यम से इस को जो हमारा ये चित्र है इसे आप बना सकते हैं, अर्थात ये सारणी को आप बना सकते हैं और इनके बाद आपको ग्राफ खींचना है। देखिए हमारा जितना भी ग्राफ होगा आपको समझाएंगे इस बुक में, आपको एक भी ग्राफ में दिक्कत नहीं होगा, इसी प्रकार से सिंपल वे में आपको सभी ग्राफ को समझा देंगे। ये ग्राफ जो आप सामने में देख रहे हैं इसमें आपको 1% भी अभी दिक्कत नहीं होने वाला है, एक बार सिर्फ दिखाएंगे आपको आराम से याद हो जाएगा। देखिए अब आपको खींचना है ग्राफ, ये तो आपका सारणी तैयार हो गया, अब आपको खींचना है क्या, ग्राफ। तो अगर आप किसी ग्राफ को खींचना चाहते हैं तो सिंपल सा बात जानते हैं, 2 रेखा इस प्रकार से खींचते हैं आप लोग, जिस प्रकार से यहाँ खींचा हुआ है और यहाँ x देते हैं और वहाँ y देते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगा, और यहाँ आपका 0 रहता है, सिंपल सा ये बात तो आपको गारंटी ही पता ही होगा। ठीक है, ठीक। और बात करेंगे हम लोग इकाई, और नीचे की तरफ आपको क्या लिखना है, इस वस्तु की जो इकाई है उसको लिखना है। ठीक है, ये आपको इकाई लिखना है। उनके बाद कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, इसी पर 2 लकीर खींच के बनाना है। ठीक है, तो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता देखिए हाईएस्ट कितना गया है, 28 गया है, तो 28 तक इसमें 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 तक ले लेंगे। ठीक है, 4, 12, 18 तक जो लेना है आपको ले लेना है। ठीक है, तो पहले आपको कुल उपयोगिता को दर्शाना है। पहले किसको दर्शाना है, कुल उपयोगिता को, अर्थात इसे ऊपर की ओर। पहला देखिए 12 और 12 क्या है, 12 और 12 कितना इकाई पर 12 होता है, 1 इकाई पर। कुल उपयोगिता को पहले दर्शाना है आपको, एक बार हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, डिलीट करने के बाद ये आपका x था, ये आपका y था, और ये आपका वस्तु की इकाई था, और आपका ये कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता दोनों का मान है। ठीक है, और सबसे ऊपर में आपको दर्शाना है TU अर्थात कुल उपयोगिता। ठीक है, तो कुल उपयोगिता देखिए वस्तु 1 इकाई पर कुल उपयोगिता कितना प्राप्त होती थी, 12, अर्थात 1 का यहाँ आ गया 12 है ना, 12 इधर से सामना, 2 का 20, 2 का यहाँ सामने आएगा, 2 का 20 यहाँ पर 2 का। ठीक है, 3 का 25, 3 का यहाँ था, और 24 का हल्का सा ऊपर आपको स्केल से बनाएंगे बहुत बढ़िया बनेगा आप लोगों का। चौथा 4 का 28, कितना है 4 का 28, तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, और 5 का भी 28 था है ना, तो 5 का भी यहाँ आ जाएगा, और 6 का कितना था आपका, आप लोग स्केल से बढ़िया बनेगा, 6 का क्या होगा, ये आपका थोड़ा सा नीचे आ जाएगा है ना, यहाँ आ जाएगा 24 पर। तो अगर इसको आप इस प्रकार से मिलाएं तो आपको इस प्रकार का रेखा प्राप्त होगा। यही जो आपका रेखा प्राप्त हो रहा है, यही जो आपका इस प्रकार से जो अभी रेखा प्राप्त हुआ, यही आपका टोटल यूटिलिटी हो जाता है। ये आप आसानी से वहाँ बना सकते हैं। अब आपको बात करना है सीमांत उपयोगिता को दर्शाना है। ठीक है, जब कुल उपयोगिता ऊपर की ओर बन गया तो सीमांत उपयोगिता सिंपल सी बात है नीचे की ओर बनाना है। तो इसका देखिए कितना है सीमांत उपयोगिता, फर्स्ट बार में 1 इकाई पर कितना है 12, अर्थात यहाँ हो जाएगा। 2 पर कितना है 8, अर्थात ये यहाँ 2 पर हो जाएगा। 3 पर कितना है 25, 3 पर 3 सॉरी, ये 3 पर 5 यहाँ हो जाएगा, 3 पर 5 यहाँ आ जाएगा, 4 सेल का ऊपर, 4 का कितना है 0, 5 का कितना है 0, अर्थात ये आ जाएगा यहाँ। 6 का कितना है -4, तो माइनस किधर होता है, ये आपका नीचे की साइड आ जाएगा, 6 का -4,
सीमांत उपयोगिता आपको हम एक बार फिर बताते हैं, ठीक है। नीचे की ओर किस प्रकार बनाना है, तो 1 पर कितना है सीमांत उपयोगिता, 1 पर 12, अर्थात यहाँ आ जाएगा ना सिंपल सा। 2 कितना आ जाएगा, 2 पर 8, 2 पर सीमांत उपयोगिता कितना आ जाता है 8, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 3 पर कितना आ जाता है 5, 3 पर 4 से हल्का ऊपर 5, 4 पर कितना आ जाता है 3, अर्थात 4 से हल्का नीचे, ठीक है। 5 पर कितना आ जाता है 0, अर्थात 0 आपका यहाँ है। और 6 पर कितना आ जाता है -4 आपका डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप बनाएंगे तो यहाँ से ये ग्राफ स्टार्टिंग होगा और यहाँ आके -4 के पास अंतिम हो जाएगा। आई होप आपको ये सीमांत उपयोगिता की जो ये ग्राफ थी आपको ये बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो तो आप लोग तुरंत जाइए, अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि इस प्रकार से आपको शायद ही कोई समझाए, ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता किस प्रकार से इसका रेखा खींचा जाएगा, तो आप इसे आसानी से एक दो बार बनाएंगे घर में तो बन जाएगा, ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता परिभाषा भी जान ली, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं, और इसे एग्जाम्पल से भी समझ ली। और कुल उपयोगिता के भी समझे, क्या एक वस्तु की सभी इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ है। तो उपयोगिता की धारणा, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, आई होप आपको 1% इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे समझ गए, ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता संबंधित और कुछ बातें आती हैं। ये पहली बात आती है धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। कितने प्रकार की आगे सीमांत उपयोगिता, 3 प्रकार की। तो आप देखिए यहाँ ये धनात्मक सीमांत उपयोगिता, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, उसके बाद शून्य सीमांत उपयोगिता, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। अर्थात सीमांत उपयोगिता प्लस में भी आएगा, 0 में और माइनस में, तीनों प्रकार की सीमांत उपयोगिता आ सकते हैं। वही कहा रहा है यहाँ। इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता का 3 रूप, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट उठा के पूछ लेगा, सेम टू सेम, ठीक है। सीमांत उपयोगिता संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। mu उस बिंदु पर शून्य हो जाती है जब tu स्थिर रहती है। दिए गए उदाहरण में 5वीं इकाई के उपभोग से tu अपरिवर्तित रहता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ, अब आपको देखना है क्या ये आपका क्या था tu और ये आपका mu, ठीक है। कहता है mu उस बिंदु पर शून्य हो जाती है जब tu स्थिर रहता है। mu उस बिंदु पर स्थिर हो जाता है जब tu स्थिर रहता है। दिए गए उदाहरण में 5वीं इकाई पर, दिए गए उदाहरण में 5वीं इकाई पर उपभोग से tu अपरिवर्तित रहता है। 5वीं इकाई का उपभोग से tu अपरिवर्तित रहता है। ये जो आपका 5वीं इकाई यहाँ tu अपरिवर्तित रहता है और mu 5 बराबर कितना प्राप्त होता है आपको 0। ये फर्स्ट इसकी महत्वपूर्ण बात यही समझा रहा है, क्या mu उस बिंदु पर शून्य हो जाती है जब tu स्थिर रहती है, अतः mu बराबर 5। नेक्स्ट है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। तो यहाँ देखिए कुल उपयोगिता इस जगह अधिकतम हो रही है तो सीमांत उपयोगिता देखिए आपका शून्य हो जा रही है। यही बात को ध्यान रखना है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता जो होती है वह आपका शून्य हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब tu घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। जब tu अर्थात टोटल यूटिलिटी घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से यहाँ तक यही आपका टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता यही है। जब देखिए यहाँ तक जो था ये ठीक था, ठीक है। तो यहाँ से जब ये 28 से जब अर्थात कुल उपयोगिता जब यहाँ घटा, यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका ये बढ़ रहा है। जब यहाँ घटा तो सीमांत उपयोगिता देखिए आपका डायरेक्ट माइनस हो जाता है। अर्थात पूछा जाएगा जब कुल उपयोगिता घटता है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाता है, तो सीमांत उपयोगिता आपका क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो जा रहा है। तो वही तीसरा इसका महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या जब tu घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। mu उस बिंदु पर शून्य हो जाती है जब tu स्थिर रहता है। mu देखिए उस बिंदु पर शून्य हो जाता है। mu आपका यही है ना, तो mu उस बिंदु पर शून्य हो जाता है जब tu स्थिर रहता है। तो देखिए tu आपका यहाँ आके स्थिर हो जाता है और उनके बाद ये घटने लगता है। अर्थात tu जो है आपका 5वीं इकाई पर जब स्थिर होता है तो सीमांत उपयोगिता तुरंत
जीरो हो जाता है। चौथा बातें हमें यही बताता है क्या mu उस बिंदु पर शून्य हो जाता है जब tu स्थिर रहता है। ये चारों बातों आप लोगों को अच्छी प्रकार से हर वक्त हर समय याद रहना चाहिए। क्या सीमांत उपयोगिता धनात्मक शून्य और ऋणात्मक तीनों में हो सकता है, और उनके बाद mu 5वीं इकाई पर आपका शून्य हो जाता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। जब tu घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। mu उस बिंदु पर शून्य हो जाता है जब tu स्थिर रहता है। तो उपयोगिता की धारणा के अंतर्गत टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार की परेशानी अब तो नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट नहीं किए हैं तो जरूर जाके करें, क्योंकि इतनी अच्छी प्रकार से समझाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत प्रैक्टिस के बाद आपको हम समझा पाते हैं इतनी बढ़िया से। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है, अभी तक हमने कितने टॉपिक को कंप्लीट किया उसको आपको एक बार हम दिखाते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने उपयोगिता की विशेषता एवं माप, कुल उपयोगिता की और सीमांत उपयोगिता, इस प्रकार से हम लोगों ने 1 2 3 4 टॉपिक पर बात कर चुके हैं। यहाँ से आप लोग वीडियो को छोड़ सकते हैं, कल देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको देखने की क्षमता है, अगर आप समझ सकते हैं इतना से आगे भी, तो आज ही आप इसे संपूर्ण वीडियो को देख ले। अब बात करेंगे हम लोग ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम पर। किस पर बात करेंगे? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम पर। तो चलिए बात करते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम हमारा क्या है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम आपको पता ही है क्या हमारा ये आपका नोट्स कहाँ मिलेगा, तो आपको ये बात पता ही है क्या टेलीग्राम लिंक पर आराम से नोट्स मिल जाएगा। देखिए, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम ये ऐसा टॉपिक है, इससे एक ऑब्जेक्टिव या 2 नंबरिया में डायरेक्ट पूछ देगा। एक ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर का आराम से पूछ देगा, ये हर एक बार की गारंटी है, और इस बार भी पूछेगा। तो 1 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता ही है क्या बूंद बूंद घड़ा भरता है, तो 1 नंबर को भी हमें कम नहीं समझना चाहिए, और कभी कभार ये 2 नंबर में भी आ जाता है। तो चलिए बात करते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता को कौन आविष्कारक है, कौन इसे सर्वप्रथम बताता है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम पर। इसे आवश्यकता संतुष्टि नियम कहते हैं। सबसे पहली बात आ गया ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत इसे आवश्यकता संतुष्टि नियम कहते हैं। क्या नियम कहते हैं? आवश्यकता संतुष्टि नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? आवश्यकता संतुष्टि नियम कहते हैं। नेक्स्ट है उपभोग का, यह एक महत्वपूर्ण नियम है। किसका महत्वपूर्ण नियम है? ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछ देगा, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम किसका महत्वपूर्ण नियम है? तो उपभोग का महत्वपूर्ण नियम है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने किया था। किसका उल्लेख सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन किया था? तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम का सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन करता है, यानी इसका वर्णन करता है। इसी कारण से इसे गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। तो आपको हम बताएं क्या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम के अंतर्गत इसे अर्थात ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम को आवश्यकता संतुष्टि का नियम कहते हैं। उपभोग का यह एक महत्वपूर्ण नियम है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने किया था। इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है क्या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम को कहते हैं, उसमें एक दे देगा गोसेन का नियम या एडम स्मिथ का नियम या मार्शल का नियम, तो डायरेक्ट टिक मारना है क्या गोसेन का प्रथम नियम जो है आपका ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम का। अब बात करेंगे ये नियम होता क्या है, अर्थात ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम होता क्या है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाई या उपयोग किया जाता है, पहली बात क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग किया जाता है वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाता है। तो आपको हम पिछले अभी उदाहरण में समझाया क्या किसी वस्तु की अगर हम अधिक से अधिक उपयोग करने लगते हैं तो उनकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है,
माइनस अर्थात कम हो जाती है। वही ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, ह्रास मतलब कमी, तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम हमें यही समझा रहा है क्या इस नियम के अनुसार वस्तु की अधिक इकाई का या उपभोग करने से उस वस्तु की प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यही बताता है। आपको हम एक बार इसे फिर बताते हैं। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम को किस प्रकार से लिखना है, तो दो नोटिया में लिखना है, बहुत अच्छा से बना के लिखना है। तो लिखना है सबसे पहले, इसे आवश्यकता संतुष्टि का नियम कहते हैं। उपभोग का यह एक महत्वपूर्ण नियम है और इसका उल्लेख सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री एच गोसेन करता है और इसी से कारण इसे गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग या उपयोग किया जाता है वैसे वैसे वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाता है। अब इसे ग्राफ के माध्यम से हमें आपको समझाना है। तो चलिए इसका ग्राफ भी सिंपल सा ही है। एक बार लेंगे मात्रा और दूसरी बार लेंगे सीमांत उपयोगिता पर। इसको हम थोड़ा सा जूम को बंद करते हैं, ठीक है। मात्रा इकाई सीमांत उपयोगिता, तो इसमें दो ही बात किए थे अभी, क्या किसी वस्तु की अधिक इकाई, तो इकाई हमारा एक सारणी और दूसरा सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता क्या है, अगर फर्स्ट बार किसी वस्तु की उपयोगिता कर रहे हैं तो वह 10 इकाई, फिर बढ़ाए 8, 3, 6 इकाई, फिर बढ़ाए 4 तो 4, 5 इकाई, 5 बढ़ाए तो 2 प्राप्त हुआ, 6 बढ़ाए सीमांत 0, फिर 7 माइनस, इसी प्रकार से माइनस होते होते चला गया। तो आपको हम बताएं क्या इस नियम के अनुसार जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग किया जाता है, देखिए वस्तु अधिक इकाई का उपभोग किया जा रहा है तो वैसे वैसे उस वस्तु का सीमांत उपयोगिता क्या हो जाता है, कम होता जाता है। तो देखिए उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है, कम होती जा रही है ना। तो किसी वस्तु का हम अधिक इकाई उपयोग कर रहे हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। आराम से इसे आप बना सकते हैं, इस सारणी को। एक बगल वस्तु की इकाई और दूसरी वस्तु सीमांत उपयोगिता घटती हुई आप लोग लिख देंगे। तो इसमें भी आपको ग्राफ खींचने के लिए वही सिंपल सा ट्रिक एक्स और वाई, आपको पता ही है क्या एक्स और वाई ग्राफ खींचने के अंतर्गत आता ही है। तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये रेखा आपका सीमांत उपयोगिता वाला हो गया और ये आपका x एक्सिस वाला ये आपका मात्रा। एक इसमें है क्षैतिज रेखा और ये आपका है ऊर्ध्वाधर रेखा, ये बात आपको पता ही होगा। तो ये इधर का साइड हो गया आपका मात्रा और ये हो गया सीमांत उपयोगिता। क्या हो गया, ये मात्रा और ये हो गया आपका सीमांत उपयोगिता, ठीक है। तो अब इसको ग्राफ पे बनाना है ना। तो फर्स्ट बार देखिए एक मात्रा है, सीमांत उपयोगिता कितना है 10, तो अर्थात ये आपका यहाँ से आ जाएगा है ना। ग्राफ से इंची टेप से बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनेगा। और दूसरी इकाई पर ये कितना हो जाता है 8, अर्थात यहाँ पर बिंदी पड़ेगा है ना, ये यहाँ हो जाएगा। तीसरा इकाई पर कितना होता है 6, तो अर्थात ये हो गया। चौथा कितना है 4, 4 का 4। पाँचवा कितना है 5 का 2, 5 का 2। 6 का कितना है 0, यही हो जाएगा, ठीक है। 7 का कितना है -2, नीचे की साइड आ जाएगा। 8 का कितना है -4, तो ये आपका संपूर्ण नीचे की तरफ आते जाएगा, अर्थात इधर से 4 और 9 -6, अर्थात ये नीचे की तरफ आ जाएगा। आराम से बिंदी मार देना है। यानी कि अगर हमें इस प्रकार से ये प्राप्त हो रहा था है ना, इस प्रकार से प्राप्त हो रहा, तो इस प्रकार से इस बिंदु को हम मिला सकते हैं ना। तो माइनस पे गया था, ये नीचे की तरफ और भी चले जाएगा। आप लोगों को कॉपी पे अच्छी प्रकार से इसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सीमांत उपयोगिता नीचे की ओर आ सकता है, ठीक है। तो यही इतना ही दर्शा देंगे तो आपका सीमांत उपयोगिता तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सीमांत उपयोगिता हो जाएगा। देखिए ह्रासमान सीमांत उपयोगिता आपको 5 नंबर में भी कभी कभार पूछ लिया जाता, इसलिए आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार से आसान तरीके से आपको समझाया तो इसमें कोई भी दिक्कत होने की कोई भी संभावना तो रहती ही नहीं है। तो आप लोग जान लिए कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, क्या आवश्यकता संतुष्टि नियम है और यह एक महत्वपूर्ण नियम है उपभोग का, ठीक है। और यह सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री एच गोसेन करता है और यह आपका गोसेन का प्रथम नियम है। और गोसेन के नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार जैसे जैसे अधिक इकाई किसी वस्तु उपयोग किया जाता है वैसे वैसे उस वस्तु प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप इसे उदाहरण के माध्यम से भी समझ चुके और ग्राफ के माध्यम से भी। अब बात करेंगे अनाधिमान वक्र आकृति और विशेषता। ये आपका 1 से 2 बार 5 नंबर सवाल में पूछा जा चुका है। अभी तक की बात करें तो ये आपका 1 से 5 नंबर में कई बार पूछा गया और 2 नंबरिया की तो बात ही छोड़िए, कई बार और हर एक बार पूछा जाता है। ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाला है और आपको हम पहले ही बता चुके हैं ये बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए आप इसे धैर्यपूर्वक
देखें, ठीक है। तो अब बात करेंगे अनाधिमान वक्र आकृति। किस पर बात करेंगे? अनाधिमान। तो अनाधिमान वक्र आकृति क्या है, पहले इस पर चर्चा करेंगे और इनकी विशेषता पर इनके बाद चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो इसकी डायरेक्ट आकृति पूछ लेगा, अनाधिमान वक्र आकृति क्या इसे समझा, और विशेषता अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए अनाधिमान वक्र आकृति की कितना नाम है, और इस नाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि अनाधिमान वक्र आकृति की 2-3 नाम होता है, ठीक है। तो उनके बाद विशेषता, ठीक है। तो मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण की वैकल्पिक विचारधारा, तो मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण कौन सा दिया था? गणनावाचक। तो उसी के अनुसार मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण की वैकल्पिक विचारधारा के रूप में हिग्स एवं एलन अर्थशास्त्री ने उदासीनता वक्र विश्लेषण का विचारधारा प्रस्तुत करता है। तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा क्या उदासीनता वक्र विश्लेषण की विचारधारा किसने प्रस्तुत करता है? तो हिग्स एवं एलन ने, ठीक है। अनाधिमान वक्र 2 वस्तुओं के ऐसे संयोग का ग्राफीय निरूपण है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। देखिए अनाधिमान वक्र आकृति क्या है? क्या अनाधिमान वक्र जो है 2 वस्तु का ऐसा संयोग को वह ग्राफीय निरूपण करेगा जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करेगा। देखिए सिंपल सा है, क्या अनाधिमान वक्र 2 वस्तुओं के ऐसे संयोग का ग्राफीय निरूपण करेगा जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करेगा। अनाधिमान वक्र को तटस्थता वक्र और उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। तो आपको अनाधिमान वक्र की जगह ना लिखे तटस्थता वक्र कहीं लिखा मिलेगा और उदासीनता वक्र लिखा मिलेगा। ये आपको तीनों चीज अर्थात तीसरा है अनाधिमान, है ना, पहला तटस्थता, है ना, दूसरा उदासीनता, तीसरा अनाधिमान। ये तीनों वर्ड आपका एक ही है। तीनों में से कोई भी पूछा जाए तो उसका आंसर यही होगा, ठीक है। यह बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अनाधिमान वक्र विश्लेषण क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित है। तो क्रमवाचक उपयोगिता किसने दिया था? हिग्स ने। और इसी उपयोगिता पर अनाधिमान वक्र उपयोगिता आधारित है। अनाधिमान वक्र विश्लेषण क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित है। इस उपयोगिता को संख्यांकी रूप में नहीं मापा जाता, इसमें केवल वरीयता देकर व्यक्त किया जाता। तो क्रमवाचक उपयोगिता के अंतर्गत आपको हम बताएं क्या इस उपयोगिता को संख्यांकी रूप में नहीं मापा जा सकता। संख्यांकी रूप प्रोफेसर मार्शल दिया था जिससे यह सहमत नहीं हुआ था। अर्थात कौन सहमत नहीं हुआ था? तो हिग्स सहमत नहीं हुआ था। इसने एक क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण दिया जिसमें उपभोक्ता को वरीयता देकर उपभोक्ता की संतुष्टि को मापा जा सकता है। तो वही कह रहा है क्या इसमें अर्थात क्रमवाचक उपयोगिता में उपयोगिता संख्यांकी रूप में नहीं मापा जाता, इसमें केवल वरीयता देकर व्यक्त किया जा सकता है। तो अनाधिमान वक्र आकृति के अंतर्गत आप लोग क्या क्या समझे? क्या मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण की वैकल्पिक विचारधारा के रूप में हिग्स एवं एलन अर्थशास्त्री उदासीनता वक्र की विचारधारा प्रस्तुत की, अर्थात अनाधिमान वक्र यही है। तो इसकी मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण की वैकल्पिक विचारधारा के रूप में यानी उसका विकल्प के रूप में हिग्स व एलन उदासीनता वक्र विश्लेषण अर्थात इनका विचारधारा प्रस्तुत करता है। कौन करता है? हिग्स एवं एलन। और इसके अंतर्गत क्या समझे? अनाधिमान वक्र क्या है? 2 वस्तुओं के संयोग का ग्राफीय निरूपण है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करेगा। उनके बाद है क्या अनाधिमान वक्र तटस्थता वक्र उदासीनता वक्र दोनों सब चीज एक ही है। और अनाधिमान वक्र विश्लेषण क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित होता है। और क्रमवाचक उपयोगिता के अंतर्गत उपयोगिता को संख्यांकी रूप में नहीं मापा जा सकता, इसमें केवल वरीयता देकर मापा जा सकता है। तो इसको समझिए आप, ठीक है। एक आ जाता अनाधिमान तालिका समझते हैं, ठीक है। 2 वस्तु के लेते हैं केले और संतरे का, ठीक है। और इनका क्या कर रहे हैं? संयोग कर रहे हैं। फर्स्ट इस संयोग में केले की इकाई 1 है और संतरे की 25, दूसरे में 20 और दूसरे में केले इकाई 2 और संतरे की 20, तीसरे में सी में इस संयोग में केले इकाई 3 और इसमें 16 और इसमें 4 इसमें 13 और ई में 5 और 11। तो इसमें क्या समझे? क्या अनाधिमान वक्र 2 वस्तुओं ऐसे संयोग का ग्राफीय निरूपण है। तो इसका ग्राफीय निरूपण जो है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करेगा। देखिए आपको ये आराम से लिख लेना है और उनके बाद यहाँ देखिए आपको अच्छी प्रकार से भी समझ में आएगा ये किस प्रकार से आपको समान संतुष्टि प्रदान करता है 2 वस्तु, ठीक है। तो ये एक्स और वाई आपको पता ही है, ठीक है। ये वाला भाग हो गया आपका केले का और ये वाला भाग हो गया आपका संतरे का, ठीक है। वाई एक्सिस आपका हो गया संतरे का और केले वाला एक्स एक्सिस, ठीक है। तो केले वाले को 1 2 3 4 5 तक बैठा दिए और वाई वाले को यहाँ पर बैठा दिए 5 10 15 20 25। तो फर्स्ट वाले संयोग में देखिए क्या केले कितने हैं? 1, तो केला का यहाँ है 1, है ना। और संतरे का संयोग में इकाई कितना है? 25, तो अर्थात यहाँ आएगा, है ना,
इसको आप इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरे संयोग में केला की इकाई 2 है, ठीक है, और संतरे की इकाई 20 अर्थात यहाँ आ जाएगा, है ना। और तीसरी वाले में क्या है, तीसरे इकाई पर केले की इकाई संयोग 3 है और संतरे की इकाई कितना है आपका 16, संतरे की इकाई कितना है 16, 15 से हल्का ऊपर संतरे यहाँ हैं और केले नीचे की तरफ। चौथे ये आपका केले कितना इकाई है तो 4 अर्थात 5 से हल्का 5, केले की कितना है 4, 5 के बगल में, और संतरे की इकाई कितना है 13, है ना। संतरे 10 से हल्का ऊपर यहाँ आ जाएगा, और केले की इकाई फिर है आपका 5 इकाई और संतरे की इकाई 10 कितना है 11, तो 10 से हल्का ऊपर, ये इस प्रकार से। तो आप अब अगर इसको इस प्रकार से मिलाएंगे तो आपको इस प्रकार का ये अनाधिमान वक्र प्राप्त होगा, और ये आपका इसका ये बिंदु का नाम दे दीजिए ABCD, और यही आपका हो जाएगा इंडिफरेंस कर्व अर्थात अनाधिमान वक्र, ये इसका इंग्लिश नेम है। यही आपका जो प्राप्त हो रहा है, यही रेखा जो आपका प्राप्त हो रहा है, यही आपका प्राप्त जो हो रहा है वह आपका इंडिफरेंस कर्व अर्थात अनाधिमान वक्र, वही आपका है ये जो आपका रेखा है। आई होप आपको इंडिफरेंस कर्व अर्थात अनाधिमान वक्र की आकृति क्या होती है और अनाधिमान वक्र आकृति क्या होता है ये दोनों समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने कहेगा तो आप इसे बना सकते हैं आसानी रूप से। तो आप समझ गए अनाधिमान वक्र की आकृति क्या होता है और किस प्रकार से होती है। अब इसकी मेन चीज़ आती है विशेषता। विशेषता किस प्रकार से लिखना है तो चलिए आपको हम समझाते हैं, ठीक है। तो विशेषता आपको तो चलते हैं हम लोग, ठीक है। और इससे संबंधित एक बात और आता है कि तटस्थता वक्र रेखा का प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग के साथ साथ संतुष्टि के समान स्तर को बताता है। ये क्या कहता है, क्या तटस्थता वक्र, कौन सा वक्र, तटस्थता, उदासीनता, अनाधिमान, ये तीनों तो आपको पता ही है, क्या तीनों एक ही है, ठीक है। तो वही कह रहा अनाधिमान वक्र या तटस्थता वक्र का प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग के साथ संतुष्टि समान स्तर बताता है। देखिए ये वस्तु और ये वस्तु, ये दो वस्तु हो गया, ये दोनों वस्तुओं का ये बिंदु देखिए आपको संतुष्टि का स्तर को बताता है, और इसमें यह बात भी बताता है कि ऐसे संतुष्टि के समान स्तर के साथ साथ आपको दो वस्तुओं के संयोग को भी बताता है, ठीक है। और इस वक्र का प्रत्येक बिंदु वक्र एक दूसरे बिंदु पर वरीयता नहीं रखता है। तो तटस्थता वक्र रेखा के अंतर्गत क्या समझे, क्या प्रत्येक दो वस्तुओं का विभिन्न संयोगों के साथ साथ, प्रत्येक दो वस्तु के साथ, ये भी दो वस्तु है, सब वस्तु यहाँ दो वस्तु था, और विभिन्न संयोग के साथ संतुष्टि के समान स्तर को बता रहा है, संतुष्टि के समान स्तर को बता रहा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बिंदु वक्र की किसी दूसरे बिंदु पर वरीयता नहीं रह सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अनादिमान मांग वक्र की विशेषता। तो सबसे पहली बात आता है अनादिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। देखिए अब ये आपका बाएं से दाएं अनादिमान वक्र नीचे की ओर झुक रहा है, अर्थात यही इनकी विशेषता है। और इसी के अंतर्गत बाएं से दाएं नीचे गिरने की और कुछ बातें आती हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। एक उपभोक्ता एक वस्तु का अधिक उपयोग करता है। सबसे पहले बात जाने, एक उपभोक्ता एक वस्तु का अधिक उपयोग करता है, ठीक है, तब उसे दूसरी वस्तु का उपभोग पहली वस्तु के उपभोग को कम करने से ही कर सकता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, अगर एक उपभोक्ता दूसरी वस्तु का अधिक उपभोग करना चाहता है तो उसे पहली वस्तु का कम उपयोग करना होगा, और वही बात ये कह रहा है। थर्ड बात कहेगा ताकि उपभोक्ता का कुल उपयोगिता समान रहे। आखिर वह दूसरे वस्तु की उपयोगिता को क्यों कम करेगा, क्योंकि उसे कुल उपयोगिता को समान रखना है, और इस वजह से अनादिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। देखिए अनादिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों गिरता है, उसका कारण है क्या, एक उपभोक्ता एक वस्तु का अधिक इकाई का सबसे पहले प्रयोग करता है। अगर वह अधिक इकाई का प्रयोग करेगा तो दूसरी वस्तु का उपभोग पहली वस्तु का उपयोग को कम करने से ही कर सकता है। क्योंकि कम इसलिए करेगा क्योंकि उनको कुल उपयोगिता समान रहने के कारण करेगा, और इसी कारण से अनादिमान वक्र बाएं से दाएं, आपका दाएं से बाएं नीचे की ओर गिरेगा। किधर से, दाएं से बाएं नीचे की ओर गिरेगा। अब सेकंड विशेषता इन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि अनादिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर गिरता है। अब सेकंड विशेषता इसके अंतर्गत आता है, क्या अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर अथवा उत्तल होता है। तो 5 नंबर में आपको ऐसे थोड़ी ही दे देगा, तो आपको लिखना ही पड़ेगा इतना, ठीक है। तो अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर से उन्नतोदर उत्तल होता है। आपको ये बात ध्यान रखना, तटस्थता भी लिख दे या उदासीनता भी लिख दे तो वही आंसर होगा। तो अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर से उन्नतोदर अथवा उत्तल होता है।
तो जानिए क्या किस प्रकार से ये उन्नतोत्तर अथवा उत्तल होता है। घटती हुई सीमांत विस्थापन की दर के कारण अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर या उत्तल होता है। सीमांत विस्थापन की दर क्या है, इसको सिर्फ आप समझ लीजिए, इतना ही सीमांत विस्थापन दर के कारण अनाधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर उत्तल होता है। इसके लिए आपको हम 2 नंबर में इसका अच्छी प्रकार से इसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे। अनाधिमान सीमांत विस्थापन दर क्या है उसको हम जान लेंगे। यहाँ पर इतना ही समझिए आप, क्या घटती हुई सीमांत विस्थापन की दर अर्थात MRS के कारण अनाधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर उत्तल होता है। किस कारण से मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर या उत्तल होता है, तो सीमांत विस्थापन की दर के कारण। ठीक है, MRS इसी का नाम है सीमांत प्रतिस्थापन दर अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसी का शॉर्ट नेम है MRS, सीमांत प्रतिस्थापन दर का। ठीक है, MRS का अर्थ है कि एक x के अतिरिक्त इकाई के लिए वायु वस्तु की त्यागी गई इकाई क्रमशः घटती है और घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम के कारण MRS लगातार गिरती है और MRS अनाधिमान वक्र ढाल को दर्शाती है। जब आपको हम अभी सीमांत विस्थापन दर समझा देंगे, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी भी विशेषता अनाधिमान वक्र की खत्म हो जाती है। अब तीसरी विशेषता आती है उच्च अनाधिमान उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। तीसरा क्या कहता है, उच्च अनाधिमान वक्र जो है उपयोगिता को उच्च स्तर को प्रदान करता है। तो किस प्रकार से उच्च अनाधिमान उपयोगिता उच्च स्तर प्रदान करता है उस पर चर्चा करते हैं। उच्च अनाधिमान वक्र वस्तु की बड़ी इकाइयों को दर्शाता है। उच्च अनाधिमान क्या करता है, वस्तु की बड़ी इकाई को दर्शाएगा। ठीक है, तो उच्च अनाधिमान है तो वस्तु की उच्च इकाई अर्थात बड़ी को ही दर्शाएगा। एक दिष्ट अनाधिमान मान्यता के आधार पर अधिक इकाइयां अधिक उपयोगिता को दर्शाती है। तो आप समझिए यहाँ। ठीक है, केले की मात्रा, आमों की मात्रा, A20 संयोग कर रहा है, इसका 10 भी, इसका भी 2 और इसका भी 10। तो इस प्रकार से अगर आपको इस प्रकार से बनाए, 1 2 3 हो गया, ये आपका 2 4 6 8 10 हो गया। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से प्राप्त करे तो ये आपका आमों की मात्रा कितना है 10, दूसरा ये भी 10 यहाँ से होगा और तीसरा ये भी 10। इसी प्रकार से आपको ये IC1 यहाँ लिखा हुआ है ना, IC1 यानी कि इंडिफरेंस कर्व 1, ये 2, ये 3। तो आप जहाँ देख सकते हैं क्या उच्च अनाधिमान वक्र वस्तु की बड़ी इकाई को दर्शाएगा। एक दिष्ट अनाधिमान मान्यता के आधार पर अधिक इकाइयाँ, देखिए अधिक इकाइयाँ उपयोगिता की अधिक इकाई का दर्शा रहा है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो 3 प्रकार की विशेषता देख चुके। तो यहाँ देखिए ये क्या था, केले और आम। ठीक है, तो यहाँ आपको अच्छी समझ में आएगा। यहाँ लिखल है क्या अधिक आम अथवा केला अथवा दोनों की अधिक मात्रा वाले उच्च अनाधिमान वक्र पर होंगे। इन संयोगों को प्रतिनिधित्व करेगा जो उच्च स्तर को प्रदान करेगा। देखिए ये उच्च स्तर को प्रदान कर रहा है, तो यही दोनों को, ये तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब चौथा आता है क्या 2 अनाधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। चौथा क्या आता है, 2 अनाधिमान वक्र जो है एक दूसरे को नहीं काटेगा। तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र का ये दोनों वक्र जो है एक दूसरे को नहीं काटता। इसका कारण क्या है, 2 अनाधिमान वक्र एक दूसरे को काटते हुए विसंगत निष्कर्ष प्राप्त करता है, अतः अनाधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटता। तो यहाँ देखिए ये आपका x और ये y। ठीक है, ये आपका अनाधिमान वक्र और ये अनाधिमान वक्र यहाँ काट रहा है। अगर ये दोनों काटेगा तो विसंगत निष्कर्ष प्राप्त करेगा। कैसा विसंगत निष्कर्ष प्राप्त करेगा। इसी कारण से एक दूसरे को अनाधिमान वक्र नहीं काटता है। आई होप आपको ये अनाधिमान वक्र आकृति की विशेषता क्या है वह समझ में आ गया होगा और अनाधिमान वक्र की आकृति क्या है वह दोनों प्रकार क्या है, दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अनाधिमान आपको हम फिर से बताते हैं, तटस्थता पूछे या उदासीनता, ये सब चीज़ आपका एक ही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो हमारा है आपका यही टॉपिक है अर्थात MRS, जो आपको यहाँ हम पूरी अच्छी तरीके से नहीं बताए तो ये आपका हम 2 नंबर में ये पूछा जाता है। तो इसको हम अच्छी प्रकार से आपके लिए लाए हैं MRS के लिए लिख के, जो आपको ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। तो अनाधिमान वक्र आकृति विशेषता आपका कंप्लीट हो ही गया। तो देखिए अब बात करेंगे सीमांत प्रतिस्थापन दर। ये आपको 2 नंबर में पूछ देगा, ये भी आपका 2 नंबरिया सवाल है। ठीक है, तो ये भी आपको पूछने की पूरी संभावना रहती है। तो इसे जब समझ जाएंगे तो अनाधिमान वक्र आकृति की 4 विशेषता जो थी आपका
पहला क्या था, अनादिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर गिरता है। दूसरा क्या था, अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर या उत्तल होता है। तीसरा जो था, उच्च अनादिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। तो इसी के अंतर्गत एमआरएस जो आया था वह आप यहाँ से समझ जाएंगे, ठीक है। और चौथा था, दो अनादिमान वक्र ये कभी एक दूसरे को नहीं काटता, तो ये विशेषता आप समझ चुके हैं। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर, तो इसको जानिए क्या एमआरएस आखिर क्यों कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर को एमआरएस शॉर्ट में क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले जानिए क्या एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल मतलब सीमांत प्रतिस्थापन, मतलब सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, और रेट मतलब दर, अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन दर का इंग्लिश नेम जो है वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अर्थात इसका एम, इसका आर और इसका एस लिया तो इसका शॉर्ट नेम तैयार हो गया एमआरएस। तो आप समझ गए कि सीमांत प्रतिस्थापन दर को एमआरएस क्यों कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी के अक्षर में जब सीमांत प्रतिस्थापन दर को लिखते हैं तो उनके सब शॉर्ट नेम के लिए हम उसके फर्स्ट लेटर को ले लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है एमआरएस। तो इसी के कारण सीमांत प्रतिस्थापन दर का शॉर्ट नेम हो जाता है आपका एमआरएस। तो आपको ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सीमांत उपयोग प्रतिस्थापन दर क्या है उसको समझिए। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों को छोड़ता है उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। आपको हम उसी दिन से बता रहे हैं कि किसी वस्तु की अगर अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करेगा तो उपभोक्ता दूसरी वस्तु की इकाई को छोड़ेगा ही है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई उपभोक्ता है वह दूसरी वस्तु की, ये वस्तु की उपयोगिता प्राप्त कर रही थी और दूसरी वस्तु की वह उसका मन हो गया उपभोक्ता को उपयोग करने का मन, तो वह पहली वस्तु की उपयोगिता को छोड़ेगा ही, और पहली वस्तु की उपयोगिता को जितना को छोड़ेगा वही आपका हो जाएगा सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो वही से लिखा गया है, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों को छोड़ता है उसे ही सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। अब चलिए आपको हम समझाते हैं इसे एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। ये है आपका एग्जाम्पल, ठीक है। इसको अभी हम जूम करते हैं थोड़ा, ठीक, थोड़ा सा जूम किए। तो अब चलिए इसको जूम करने के बाद समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अंतर्गत आता है, अतः एम आर एस बराबर एक सूत्र है इसका, उसको जानिए आप, ठीक है। इसका सूत्र जो है उसको जानिए। एम आर एस बराबर होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेगा, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। क्या है, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, इतना ही याद रखना है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसका ये है एमआरएस का सूत्र। अब देखिए संयोग केले और संतरे का के और एमआरएस इसका प्राप्त हो रहा है। फर्स्ट बार क्या हो रहा है, उपभोक्ता केले का उपयोग कर रहा है और संतरे का 25 इकाई का उपयोग कर रहा है, तो यहाँ से एमआरएस कोई प्राप्त नहीं होगा। सेकेंड बार क्या कर रहा है, उपभोक्ता क्या कर रहा है, केले का 2 ही इकाई उपयोग कर रहा है और वो संतरे का वह केले का उपभोग क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। केले का उपयोग बढ़ा दिया, या दूसरे वस्तु केला का उपभोग बढ़ा दिया तो संतरे का उपभोग तो घटेगा ही। तो आपको हम पहले बता चुके हैं क्या एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता दूसरी वस्तु की जितनी इकाई को छोड़ेगा। तो देखिए एक वस्तु को वो प्राप्त करने के लिए दूसरी इकाई के वस्तु को छोड़ रहा है। ये 25 इसका फर्स्ट बार में था तो यहाँ 20 हो रहा है, अर्थात 5 इकाई को ये छोड़ रहा है। कितने इकाई को छोड़ रहा है, 5 इकाई। देख सकते हैं आप, अगर 2 इकाई केला को अधिक प्राप्त करना चाहता है तो दूसरे वस्तु की जो संतरे थी उसमें वह 5 इकाई का छोड़ रहा है, अर्थात 5y अनुपात 1x आराम से हो जाएगा। तीसरे बार में क्या करता है, केले की 3 इकाई प्राप्त करना चाहता है तो वह संतरे 16 इकाई प्राप्त कर, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर एक वस्तु अतिरिक्त इकाई प्राप्त करेगा तो उपभोक्ता दूसरी वस्तु को कम इकाई का उपयोग करेगा, और वही जितना कम उपयोग करेगा वही आपका सीमांत प्रतिस्थापन दर होगा। तो यहाँ देखिए आपका 4 इकाई का वह 16 4 20, अर्थात 4 इकाई का कम उपयोग करा, अर्थात 4y अनुपात 1x। चौथे पर क्या करता है, फिर से वही कांड होता है और चौथे इकाई पर केले का 4 इकाई उपयोग कर लेता है तो यह हो जाता है 13, अर्थात 13 14 15 16, अर्थात 3 इकाई को छोड़ रहा है, 3y अनुपात 1x हो जाएगा। और चौथे पर क्या हो रहा है, 5 इकाई उपयोग कर रहा है, अर्थात ये अपने अब कितने इकाई को छोड़ रहा है तो 13 से 2 इकाई अर्थात 2y अनुपात 1x हो जाएगा। आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल था वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आपको ये ग्राफ बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सिंपल सा फिर से वही बात, एक ही बात, ये आपका x क्षैतिज और y, और ये आपका केले की इकाई, ये आपका हो गया
केले की इकाई, और ये हो गया आपका संतरे की इकाई। केले संतरे इकाई प्राप्त हो गया। तो ये आपका संतरा है, संतरा की इकाई फर्स्ट में कितना है 25, और केले की इकाई कितना था फर्स्ट में 1, अर्थात ये जो आपका यहाँ से यहाँ आराम से आ जाएगा। सेकंड आपको फिर से संतरे की इकाई ऊपर है, संतरे की इकाई 20 है और केले की इकाई 2, संतरे की इकाई 20, केले की इकाई 2 नीचे की ओर। फिर तीसरे केले की इकाई 3, संतरे की इकाई 16, केले की इकाई यहाँ से 3, संतरे की इकाई 15 हल्का ऊपर 16। फिर चौथे इकाई पर संतरे की इकाई 13, अर्थात केले की इकाई 4, तो 4 से आराम से 10 से हल्का ऊपर 13। फिर आता है पाँचवें पर संतरे की इकाई 11, केले की इकाई 5, तो अर्थात 10 से हल्का ऊपर 11। तो इस प्रकार से जब सब बिंदु से आप मिलाएंगे तो इस प्रकार से आपको ये रेखा प्राप्त होगा। यही रेखा जो प्राप्त होगा यही आपका एमआरएस हो जाएगा। और एमआरएस का डिफिनेशन क्या समझे, क्या किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता दूसरी वस्तु की जितनी इकाई को छोड़ेगा वही आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन दर हो जाएगा। और आपका ये सीमांत प्रतिस्थापन दर तैयार हो गया। आप इसे जब पीडीएफ मिले तो अच्छी प्रकार से कॉपी में स्केल से बना लेंगे। आई होप आपको सीमांत प्रतिस्थापन दर के अंतर्गत अब किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, किसी वस्तु की अति इकाई प्राप्त करने उपभोक्ता दूसरी वस्तु जितनी इकाई को छोड़ेगा वही सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। इसे सिर्फ विवरण में रखना है, आराम से ये याद रहेगा। तो ये इसे भी आप समझ ही गए, क्या सिंपल सा ही था, तो आप इसे भी समझ गए। ठीक है, अब बात करेंगे उपभोक्ता की। पहले बात करते हैं अभी तक हमने कितने बातों पर चर्चा किया। ठीक है, तो उपभोक्ता उपयोगिता विशेषता, माप उपयोगिता की विशेषता एवं माप एवं कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, अनाधिमान वक्र की विशेषता। अब बात करेंगे सीमांत विस्थापन दर पर बात कर चुके, अब हम बात करेंगे दो ही चीज़ पर, उपभोक्ता का बजट, उपभोक्ता का इष्टतम चयन। और हाँ, एक चीज़ आपको पता ही है कि हम लोग अंतिम में टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट को भी आज लेंगे, इसे भी आप लोग अच्छी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग का दो ही टॉपिक बचता है, उपभोक्ता का बजट और उपभोक्ता का इष्टतम चयन, यानी उपभोक्ता का सबसे उच्चतम चयन। यही दो होगा और तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और उनके बाद आपकी आज की क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं उपभोक्ता का बजट क्या है। ठीक है, उपभोक्ता का आपका बजट क्या, यही ना। ठीक है, थोड़ा वेट। हाँ, अब आ गया उपभोक्ता का बजट। और बजट, उपभोक्ता का बजट के अंतर्गत आपको पढ़ना है बजट रेखा, कीमत रेखा, दोनों बात एक ही है। इस बात को भी जान, देखिए इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी बात क्या है, एक ही चीज का आपको 2-3 नाम मिल जाएगा, 2-3 नाम जो मिलता है उसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या आंसर लिखे। इसलिए आपको हम जब 2 या 3 एक ही चीज का नाम रहता है तो आपको हम डायरेक्ट बता देते हैं क्या ये वस्तु और ये वस्तु और ये वस्तु का नाम एक ही चीज है। आपको हर वक्त ध्यान रखना है, इस सिद्धांत का नाम एक ही चीज है, एक ही चीज है, दोनों का सेम ही चीज आपको याद रखना है। तो आपको हम फिर से बताते हैं, बजट रेखा पूछे या कीमत रेखा पूछे, दोनों आपका एक ही है। ठीक है, उपभोक्ता का बजट अंतर्गत आपको उपभोक्ता कौन है आपको हम अब बताने की जरूरत ही नहीं है कि उपभोक्ता कौन है। तो अब हम बताएंगे आपको डायरेक्ट बचत, और उपभोक्ता का बजट क्या होता है, बजट क्या होता है, उसी पर आज हम लोग अभी ये टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आपको एक बार और बताएं हम क्या, पूरी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आप अगर हमारी स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखते हैं, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, यह इसका हर एक चैप्टर से, हर एक पिछले चैप्टर से पहले जो चैप्टर आएगा आगे पढ़ने के लिए उससे लिंक जुड़ा रहता है। इसलिए पिछले वीडियो को आप लोग जरूर अच्छी प्रकार से देखें और उसे रिविजन में रखें। तो इसलिए अब बात करेंगे हम लोग उपभोक्ता का बजट। ठीक है, तो उपभोक्ता जानते हैं आप लोग, अब बजट पर चर्चा करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बजट क्या है, धन की आय और व्यय की सूची कहते हैं। धन क्या है, आपका रुपया पैसा है, क्या है, रुपया पैसा। तो रुपया क्या कहते हैं, कमाते हैं, ये हो गया आपका आय। क्या करते हैं इसको, रुपया कमाने के बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट घर में ला के धर देते हैं। घर में ला के धरेंगे तो फिर हमारा खाना पीना किस प्रकार से, किसी प्रकार की लेने की आवश्यकता होगी। तो किसी भी प्रकार की चीज़ जब हम ये रुपया पैसा से खरीदेंगे अर्थात खर्च करेंगे, वही आपका हो जाएगा व्यय। ठीक है, तो क्या है, धन की आय, यानी कि धन की आय और व्यय की सूची जो होगी वही जो आपका होगा बजट हो जाएगा। धन की आय और व्यय की सूची को ही बजट कह देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उपभोक्ता का बजट क्या होता है, उपभोक्ता कौन है।
हम ही लोग उपभोक्ता हैं। तो हम लोग का बजट क्या है, अर्थात उपभोक्ता को कौन है, उपभोक्ता जो वस्तु को उपभोग करेगा वही उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता का क्या बजट होता है, उपभोक्ता की बजट उसकी वास्तविक आय का क्रय शक्ति बताता है, जिसके द्वारा वह दी गई कीमत वाली वस्तु को निश्चित मात्रा में खरीद सकता है। उपभोक्ता का बजट क्या बताता है, उसकी वास्तविक आय का क्रय शक्ति। क्रय शक्ति कैसे बताएगा, क्रय अर्थात वस्तु की खरीदने की क्षमता को क्रय शक्ति कहते हैं। क्रय शक्ति कैसे बताएगा, जितना हमारी पास रुपया पैसा होगी उसी के आधार पर ना क्रय शक्ति बताएगा। तो वही कहता है क्या उपभोक्ता का बजट इसकी वास्तविक आय का क्रय शक्ति बताता है, जिसके द्वारा वह दी गई कीमत वाली वस्तु को निश्चित मात्रा में खरीद सकता है। तो उपभोक्ता का बजट क्या बताता है, वास्तविक आय। वास्तविक आय क्या होता है, रुपया पैसा होता है। रुपया पैसा से ही वास्तविक क्रय शक्ति बताता है, जिसके द्वारा दी गई कीमत वाली वस्तु को निश्चित मात्रा में हम लोग खरीद सकते हैं। यही हो गया उपभोक्ता का बजट, अर्थात उपभोक्ता की जो रुपया पैसा है उसके अनुसार ही उपभोक्ता की जो खरीदने की वस्तु खरीदने की क्षमता होती है उसी क्रय शक्ति का पता जो लगाया जाता है वही आपका हो जाता है उपभोक्ता का बजट। तो आपको समझ में आ गया क्या उपभोक्ता का बजट क्या है। ठीक है, उपभोक्ता की वास्तविक उसकी आय तथा उपभोग की वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करेगा। उपभोक्ता की वास्तविक क्रय उसकी आय तथा उपभोग की वस्तुओं की कीमत निर्भर करता। इस प्रकार आय तथा उपभोग वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ता के लिए उपयोग सीमा निर्धारित करती है। देखिए, अगर किसी वस्तु की उसकी क्रय शक्ति का पता लगाना है तो उनकी आय तथा उपभोग की जाने वाली वस्तु के अंतर्गत जो रुपया पैसा खर्च किया जा रहा है तो उसी से ना उनका वास्तविक क्रय शक्ति का पता लगाया जा सकता है। वही सेकंड पैराग्राफ में कहता है उपभोक्ता का वास्तविक क्रय उसकी आय तथा उपभोग की वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका उपभोक्ता का बजट और बजट क्या होता है ये समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे बजट रेखा और कीमत रेखा। बजट रेखा कीमत रेखा को समझने के लिए आपके लिए हम सिंपल सा ट्रिक लाए हैं। क्या, सबसे बजट रेखा कीमत रेखा को साइड में रखिए। ठीक, आपके पास है 20 रुपया। क्या रुपया है, 20 रुपया। आप गए बाजार, आपको दो वस्तु लेना है। ठीक है, पहला लेना है आम और दूसरा लेना है केला। क्या समझे, आपके पास 20 रुपया है, 20 रुपया में आपको दो वस्तु लेना है, पहला आम लेना है दूसरा केला, अर्थात दोनों को लेने की संभावना है। ठीक है, और अगर आप 20 रुपया में अधिकतम केला, अर्थात पहले बात ये जानिए क्या प्रति इकाई केले का मूल्य कितना है, एक केले का मूल्य है 5 रुपया और आम का मूल्य है आपका 4 रुपया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आम का, ठीक है, डायरेक्ट को हम हटाते हैं। आम का मूल्य है 5 रुपया और केले का मूल्य है 4 रुपया। कितना है, आम का मूल्य 5 रुपया और केले का मूल्य 4 रुपया। ठीक है, ये दो प्रकार की दाम हो गया। आम की मूल्य 5 रुपया, केले का मूल्य 4 रुपया। अगर आप अधिकतम केला लेंगे, अगर आप सबसे अधिक केले लेते हैं तो अगर आप 5 केला को लेते हैं 20 रुपया में तो 5 गुना 4, अर्थात जब आप 5 को केला को ले लेंगे तो अधिकतम केला 20 रुपये के अंतर्गत 5 केला लेंगे तो आपकी पूरी रुपया खर्च हो जाएगी। उसी जगह के आप अधिक से अधिक अगर आम लेंगे, जो आपका अधिकतम आम अगर लेंगे तो 4 रुपया करके है, तो 5 4 पंचे 20, अधिकतम आम की कीमत आपकी 5 रुपया है तो 4 अधिकतम आम खरीदा जा सकता है। इस प्रकार से अगर जब 5 अधिकतम आप आम ले रहे हैं तो आपके पास 0 रुपया बच रहा है, तो 0, अगर 4 अधिकतम केला रहे हैं तो आपके पास 4 रुपया बच रहा है। अगर 2 आम और 2 केला ले रहे हैं तो आपके पास 2 रुपया बचेगा। 3 अगर आम ले रहे हैं और 2 केला ले रहे हैं तो आपके पास 0 रुपया बचेगा। इस प्रकार से अनंत संभावना हो सकती है। किसी वस्तु अगर अधिकतम केला या अधिकतम आम लेने की संभावना बात करें, आपके पास 20 रुपया है तो P1 केले की जो है 5 केला ले सकते हैं, अर्थात केले की, देखिए आपको हम फिर से एक बार समझाते हैं, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, हमको पक्का पता है। ठीक है, आपके पास 20 रुपया है, 20 रुपया लेकर बाजार गए। ठीक है, और वहां आपको 2 वस्तु खरीदने का मन हो गया, 2 वस्तु घर से लाने के लिए बोला है। ठीक है, तो पहला आम और केला, और आपको 5 अधिकतम आम 5 और केला 4, अधिकतम आम 5 रुपया आम और केले की कीमत है 4 रुपया। ठीक है, अगर आप
सबसे अधिक केला खरीदेंगे तो 5 केला खरीदेंगे, पैसा खत्म हो जाएगा। अधिकतम आम 4 खरीदेंगे तो आपकी पैसा खत्म हो जाएगी। जब स्थिति में अगर 5 आम केला खरीद लेते हैं तो आपके पास 0 रुपया बचेगा। अगर आप 4 ही केला खरीदते हैं तो आपको 4 रुपया बचेगा। 4 16 4 रुपया। दो चीज़ अगर दोनों पर खरीद रहे हैं 5 और 4, अर्थात दोनों चीज़ खरीदेंगे 2 तो आपको बचेगा 2 रुपया। देखिए 4 दूना कितना हो गया 8, 2 और अधिकतम केला 5, 5 दूना 10, 10 10 18 तो आपके पास बचा 2 रुपया। अगर 3 रुपया अगर आप 3 अगर इसको खरीद रहे हैं तो आपके पास बचेगा 0 रुपया, अर्थात आपके पास 1 भी रुपया नहीं बचेगा। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ बहुत से प्रकार की संभावना बनेगी। क्या अगर 2 केला ले ले, 1 केला ले इतना रुपया बचेगा, 1 केला ले ले इतना बचे, और 2 केला लेंगे इतना बचेगा, अगर 2 आम 2 केला लेंगे तो इतना बचेगा। तो अगर इस प्रकार से आप लोग देखेंगे तो वहाँ बहुत सारी संभावना बनेगी, अनंत संभावना बचेगी। अगर 1 केला 2 केला इस प्रकार से लेंगे तो 1-2 रुपया बचेगा। तो इसी के अनुसार बजट रेखा कीमत रेखा में आपको समझना है क्या P1 प्रति इकाई 5 केला और P2 प्रति इकाई 4 आम, ठीक है। P1 प्रति इकाई कितना था 4 इकाई, ठीक है, प्रति इकाई 4 आम, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखना है आपको। अधिकतम आप कितनी आम को ले रहे थे 5 आम को, ठीक है। तो आम कितना लेते 5 गुना 4 तो 20। यहाँ पर आपकी संपूर्ण रुपया खत्म हो सकती है, खत्म हो ही जा रही है। और अधिकतम केला लिए 4 तो 4 यहाँ भी ले तो आपकी अधिकतम रुपया खत्म हो जाएगी। ये आपका XY हो गया, ये X और ये आपका Y हो गया, आपको पता ही है। और ये हो गया आपका केला, क्या हो गया केला, और ये हो गया आम। तो अधिकतम आप केला कितना ले रहे थे, केला को आप लोग कितना ले रहे थे 4 पीस जब ले रहे हैं केला खत्म हो रहा है तो 4 यहाँ अधिकतम हो गया। और अधिकतम आम कितने आम ले रहे थे 5 तो ये आपका यहाँ खत्म हो रहा था, ये 5 और ये 4। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ भी वस्तु खरीद सकते थे और यहाँ से भी 4:1 अनुपात में वस्तु खरीद सकते थे, यहाँ से भी वस्तु खरीदते रह सकते थे। यानी उसमें जो सीमा बनती थी वो अनंत सीमा बनती थी। तो इस प्रकार से 5 और 4 के बीच के अंतर्गत ही आप किसी भी प्रकार की संयोग बनाकर वस्तु को खरीद सकते थे, अर्थात आम और केला। इससे बाहर आप नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि अगर इससे बाहर जाते तो आपकी रुपया जितनी थी वह खत्म हो जाती थी। इसलिए इसी के अंदर ही आप किसी भी प्रकार की संयोग बनाकर वस्तु को खरीद सकते थे। और यही रेखा जो हो गया आपका बजट रेखा और कीमत रेखा हो गया। कितनी सिंपल सी थी, यही रेखा आपका बजट रेखा या कीमत रेखा हो गया। आपको हम इसका परिभाषा भी देंगे, तो आप यहाँ समझ लीजिए क्या यही रेखा जो है आपका बजट रेखा या कीमत रेखा हो गया। तो इस समय रेखा के बाहर का कोई भी वस्तु, और इसका नाम देंगे ABCDEF, ठीक है। इस समय रेखा के बाहर कोई भी वस्तु संयोग और पर्याप्त संयोग कह रहा है, जैसे GH। देखिए यहाँ कह रहा है इस समय रेखा के बाहर क्या F से बाहर G और इधर या HIJ, इस प्रकार की जो संयोग होगा वह अपर्याप्त संयोग होगा, अर्थात पर्याप्त संयोग नहीं होगा, क्योंकि रेखा के बाहर है तो अपर्याप्त संयोग होगा। और सेकंड बात है इस सीमा रेखा के अंदर की सभी वस्तु, इस सीमा रेखा के अंदर सभी वस्तु की क्या होगा पर्याप्त संयोग होगा। जैसे पर्याप्त, इस सीमा रेखा जितना अंदर होगा, जितना प्रकार का वस्तु होगा वह आपका पर्याप्त संयोग हो जाएगा, और इस सीमा रेखा के बाहर जितना प्रकार का वस्तु होगा वह आपका अपर्याप्त संयोग हो जाएगा। अब आपको हम इसका डिफिनेशन देते हैं। कोई भी बंडल अगर बजट रेखा पर है तो उसका अर्थ है कि उस बंडल को खरीदने में उपभोक्ता की पूरी आय समाप्त हो जा रही है। तो आपको हम बताएं क्या 5 और 4 को जब खरीद रहे थे, आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो यहाँ पर आपका उपभोक्ता का क्या हो रहा है, पूरी आय खर्च हो रही है ना खत्म। यानी इससे बाहर आप किसी प्रकार की वस्तु खरीद नहीं सकते, अर्थात आपकी पूरी रुपया यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वही कह रहा है कोई भी बंडल अगर बजट रेखा पर है तो इसका अर्थ है उस बंडल को खरीदने उपभोक्ता की पूरी आय समाप्त हो रही है। आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्या कोई भी बंडल अगर बजट रेखा पर है तो इसका अर्थ क्या है, अर्थात उस बंडल पर खरीदे उपभोक्ता की पूरी आय क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है। बजट सेट क्या होता है, क्या उपभोक्ता के लिए जो बाजार में उपलब्ध है वस्तु का बंडल, उसी को कहा जाता है, उपलब्ध बंडल का सेट को बजट सेट। आपको ध्यान रखना है उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है। किसे कहा जाता है, उपभोक्ता के उपलब्ध बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है। इस प्रकार बजट सेट उन सभी सड़कों बंडलों का सेट का संग्रह है। बजट सेट उन सभी बंडलों का सेट का संग्रह है जिसे उपभोक्ता वर्तमान बाजार कीमत के आय से खरीद सकता है। यहाँ जो आपको समझना है बजट सेट, ठीक है, बजट सेट
बजट सेट में आपको क्या समझना है, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध जो बाजार में सभी प्रकार का बंडल है वह आपका बजट सेट हो जाएगा। और बजट सेट है जो उन बंडल का संग्रह है, ये पूरा बजट जो है उन बंडल का संग्रह है जिसे बाजार में उपभोक्ता वर्तमान जो बाजार में कीमत होगा उसी पर खरीद सकता है, वही आपका बजट सेट हो जाएगा। अर्थात उपलब्ध बाजार में जितने भी प्रकार की वस्तु है वह उपलब्ध जो बंडल का सेट है उसको कह दिया बंडल, और बंडल का सेट जो है वह हो गया बंडलों का सेट, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडल सेट जिसे कहेंगे बजट सेट। और ये बंडल सेट आपका हो गया बजट सेट, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडल का जो सेट है ये आपका हो गया बजट सेट। ये है आपका बंडल और ये हो गया आपका बजट सेट। और बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता अपने निश्चित आय, निश्चित वर्तमान बाजार की कीमत पर खरीदेगा। आई होप आपको बजट सेट क्या होता है वह भी समझ में आ गया होगा। अब आपको हम बताते हैं बजट रेखा क्या होता है या कीमत रेखा क्या होता है, वो उसी पर चर्चा करते हैं। आपको पहले बता चुके बजट रेखा पूछे, कीमत रेखा पूछे, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इस रेखा पर वे सभी बंडल शामिल है जिसे लागत आय के बराबर है। बजट रेखा के नीचे के बिंदु उन बंडलों को प्रदर्शित करता है जिनकी लागत एम यानी एम अर्थात आय से कम है। आय में कमी होने से बजट रेखा में समानांतर आवाक स्थापन होता है। देखिए बजट रेखा के अंतर्गत क्या समझाया जा रहा है, इस रेखा पर वे सभी बंडल शामिल है, यानी कौन सी रेखा, यही रेखा पर वह सभी बंडल शामिल है जिसे लागत आय के बराबर है। देखिए यहाँ जो है लागत आय के बराबर है तो वही बिंदु ना शामिल है, क्योंकि यहाँ जब ये दो उस वस्तु को ले रहा है, 4 अगर आम केले को इस प्रकार के वो संयोग करा है, यहाँ उसकी पूरी आय खत्म हो जा रही है। तो वही कह रहा है कि इस रेखा पर वे सभी बंडल शामिल है जिसे जिस पर लागत जो है अर्थात आय जो है वह बराबर है। बजट रेखा के नीचे बिंदु उन बंडल को प्रदर्शित करेगा जिनकी लागत, बजट रेखा के नीचे का बिंदु कौन होगा, यही सब बिंदु होगा ना। तो इस रेखा पर अगर आप किसी वस्तु खरीदेंगे आपका तो पैसा बचेगा ही है। तो वही कह रहा है बजट रेखा के नीचे का बिंदु बंडलों को जो प्रदर्शित कर रहा है उनकी लागत यानी आय से कम है। इनके अंदर जो है जो इतनी पर का वस्तु खरीदेंगे वो आय से हमारी कम होगी, अर्थात इनमें लागत हमारी कम होगी। और इसके बराबर पर जो खरीदेंगे वह हमारे यहाँ पर जो वस्तु खरीदेंगे इस रेखे पर वो हमारी हो जाएगी आय के बराबर। तो वही हमारा बजट रेखा है। क्या इस रेखा पर वे सभी बंडल शामिल है जिसे लागत आय के बराबर है, और बजट रेखा के नीचे बिंदु उन बंडल को प्रदर्शित करता है जिसे लागत कम होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आय में कमी हो जाने से क्या होता है, बजट रेखा में समानांतर आवाक स्थापन होता है। अब बात करेंगे बजट सेट में बदलाव या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। देखिए आपको उपभोक्ता का बजट और बजट रेखा क्या है इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन रहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बता ही चुके हैं किस प्रकार से करना है। अब देखिए ये जो आपका बजट सेट है, बजट सेट क्या होता है आप तुरंत पढ़े, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को बजट सेट करते हैं। देखिए बजट सेट में बदलाव आता है या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। देखिए बजट सेट में बदलाव आ सकता है, बाजार में जो वस्तु उपलब्ध है या वस्तुओं का जो बजट सेट उपलब्ध है उसमें बदलाव आ सकता है, यानी कम हो सकता है, बड़ी हो सकता है। और उपभोक्ता की आय में भी परिवर्तन हो सकता है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा तो वह बजट सेट अधिक लेना पसंद करेगा। तो बजट सेट में बदलाव आए या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आए तो उससे क्या होने वाला है उस पर बात करते हैं, ठीक है। वही उदाहरण को लेंगे, यदि केले और आम की कीमतें में कोई परिवर्तन ना हो तो परंतु उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से बजट रेखा खिसक जाएगी। देखिए बजट रेखा क्या था हमारा, यही था ना, बजट रेखा को ये खिसकाने की बात करता है। कैसे, अगर उपभोक्ता केले और आम की कीमत में कोई परिवर्तन हो, मान लीजिए केला और आम की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति है उसका आय में तो परिवर्तन अवश्य होगा। उसका अगर आय में परिवर्तन होगा तो वह बजट रेखा के अंदर ही सामान खरीदेगा या बाहर भी खरीद सकता है। अर्थात वह अंदर क्यों खरीदेगा जब ढेर रुपया पैसा हो गया, अर्थात वह बजट रेखा के बाहर ही खरीदेगा, बाहर खरीद सकता है। तो वही कह रहा है कि केले और आम की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से बजट रेखा खिसक जाएगी। तो उपभोक्ता की आय में अगर परिवर्तन हुआ तो बजट रेखा यहाँ भी आ सकती है, अर्थात वह केले और आम की मात्रा को बढ़ाएगा तो बजट रेखा यहाँ आ जाएगा। वही ये हमारा कह रहा है, ठीक है, समझ गए होंगे। और उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वे दोनों वस्तु अधिक मात्रा खरीदेंगे, अर्थात कौन दो वस्तु हम चर्चा की है, केले और आम की। जब वह अधिक मात्रा खरीदेगी किसी भी वस्तु की, दोनों वस्तु की, तो सिंपल सी बात है बजट रेखा यहाँ थी तो यहाँ खिसकेगी। और यही कह रहा है आम और केला में परिवर्तन ना भी हो लेकिन उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगी तो बजट रेखा आसानी से ही खिसकेगी।
आपको हम एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, जिससे बजट रेखा ए बी खिसक कर दाएं, और देखिए आपको हम यहाँ समझाते हैं, ठीक है। ये आपका बजट रेखा है था ना, और ये आपका पुराना वाला बजट रेखा है, ये आपका ए है और ये आपका यहाँ आपका बी है। देखिए उपभोक्ता की आय में अगर बढ़ोतरी होगा, उपभोक्ता की अगर आय में बढ़ोतरी होगा तो वो ज़्यादा वस्तु खरीदेगा, सिंपल सी बात है। ये A1 और B1। उपभोक्ता की अगर आय में घटेगा तो आय अगर घटेगा तो ये रेखा के अंदर वस्तु खरीदेगा। दो बात ही समझना है, ये आम का दशा है और ये वाई वाला अकेला है, ये आम है, ठीक है। और उपभोक्ता की जो पुरानी वाली रेखा जो वहाँ समझिए वही रेखा है, ठीक है, ये आपकी बजट रेखा है, ठीक है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगा तो इससे वह बाहर वस्तु खरीदेगा, और उपभोक्ता की आय अगर घटेगा तो इसके अंदर ही वस्तु खरीदेगा। बस यही बात है बजट रेखा में बदलाव क्या आता है। तो अब इसको यहाँ लिखा हुआ है उसको समझिए, जिससे बजट रेखा ए बी खिसक कर दाएं और A1 और B1 हो जाएगी। क्या कह रहा है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि से दोनों वस्तुओं की आय की अधिक मात्रा का, जिससे बजट रेखा ए बी खिसक कर दाएं और A1 B1 हो जाएगी। वहीं अगर उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए तो बजट रेखा बाईं ओर खिसक जाएगी। वहीं अगर उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए तो बजट रेखा बाईं ओर खिसक जाएगी। आय में कमी से उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की कम बंडल खरीदेगा, जिससे बजट रेखा ए बी से खिसक कर A2 B2 हो जाएगी। देखिए आपको यहाँ समझना है, क्या अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो उपभोक्ता बजट रेखा क्या हो जाएगा, A1 B1 हो जाएगा। अगर उपभोक्ता की आय घटेगा तो A2 B2 हो जाएगा। बस सिंपल सी यही बात है, आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब अंतिम हमारा टॉपिक बचता है उपभोक्ता का इष्टतम चयन। उपभोक्ता का इष्टतम चयन के बाद ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, तब आपका ये सेशन आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं उपभोक्ता का इष्टतम चयन क्या है। देखिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन जानने से पहले आप लोग जानिए बात को, अर्थशास्त्र में कुछ मान्यता है, कुछ ही मान्यता है, तो वह कुछ मान्यता क्या है उसको जानिए। पहली बात, उपभोक्ता उपलब्ध सभी बंडलों में से अपने उपभोग बंडल का चयन अपनी रुचि तथा अधिमान के अनुसार बजट सेट के बंडलों के आधार पर करेगा। देखिए उपभोक्ता जितना भी बाजार में मान के चलिए बजट सेट उपलब्ध है, अर्थात बंडल का सेट उपलब्ध है, उपभोक्ता अपना चयन करेगा, उनका रुचि अर्थात पसंद जो होगा, और अपना अनाधिमान के अनुसार वह बजट सेट को पसंद करेगा, ठीक है। तो आपको पता है अगर कोई भी उपभोक्ता बाजार जाएगा तो उनमें से वह अपनी रुचि तथा अपनी चयन के अनुसार ही वस्तु को वह खरीदेगा। यह उपभोक्ता अर्थशास्त्र में कुछ मान्यता के अंतर्गत यही बातें हैं। और उपभोक्ता के पास सभी बंडलों की सेट के विषय में अच्छी तरह से स्पष्ट अधिमान रहता है, अर्थात बाजार में जितना भी प्रकार का वस्तु है उनका उपभोक्ता को अच्छी प्रकार से ज्ञान रहता है। और उपभोक्ता एक युक्तिशील व्यक्ति, अर्थात यह एक सावधानी पूर्वक सोच और समझ सकता है, इसलिए कहा जाता है उपभोक्ता को अर्थशास्त्र में युक्तिशील व्यक्ति होता है। देखिए आपको तटस्थता वक्र औदासीनता वक्र को यहाँ अगर हम डायरेक्ट समझाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको हम यहाँ इसका लिखा हुआ बात को समझाते हैं, ठीक है। तटस्थता वक्र पर स्थित हर बिंदु जिन संयोग को निरूपित करता है वे सभी बंडल की उपयोगिता को समान संतुष्टि देता है। आपको अभी हम जस्ट बताए हैं, तटस्थता वक्र पर स्थित हर बिंदु जिन संयोग को निरूपित करेगा वे सभी बंडल उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। तो आपको हम इसी प्रकार से नवी रेखा खींच के बताए थे, अगर उपभोक्ता तटस्थता वक्र का बिंदु है तो वह उपभोक्ता के सभी बंडल को समान संतुष्टि प्रदान करता है। उच्च अनाधिमान वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रकट करता है और एक दिष्ट अनाधिमान की मान्यता के अनुसार। देखिए आपको हम यहाँ समझाते हैं, यह हो गया आपका तटस्थता वक्र, यह हो गया आपका बजट रेखा, ठीक है, यह आपका तैयार हो गया x1 या x2। क्या कह रहा है, तटस्थता वक्र पर स्थित हर बिंदु जिन पर संयोग को निरूपित करेगा वह उच्च अनाधिमान वे सभी बंडल उपभोक्ता के लिए समान संतुष्टि देता है और उच्च अनाधिमान वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रदान देता है। देखिए इसके अंदर यहाँ उपभोक्ता खरीद सकता है वस्तु, यहाँ खरीद सकता, और इसके बाहर जो है आपकी उपयोगी वस्तु नहीं खरीद सकता, अर्थात इसके अंदर वह x1 और x2 पर वस्तु खरीद सकता है। किसके अंदर, x1 और x2 पर वस्तु खरीद सकता है। यही हो जाएगा आपका उपभोक्ता के इष्टतम चयन के अंतर्गत तटस्थता वक्र। और पहली वस्तु इसमें खरीदी गई मात्रा x1 है और दूसरी x2, इसके अंतर्गत आप यही वस्तु को खरीद सकते हैं, ठीक है। आप समझिए तटस्थता वक्र पर स्थित हर बिंदु जिन पर संयोग निरूपित करता है वे सभी बंडल उपभोक्ता समान संतुष्टि देता है और उच्च अनाधिमान वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रकट करता है और एक दिष्ट अनाधिमान की मान्यता के कारण। तो अब आपको समझ में नहीं आया होगा एक दिष्ट अनाधिमान मान्यता क्या है।
एकदिष्ट अधिमान क्या है? समझिए क्या यह उपभोक्ता किन्हीं दो बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है जिसमें दी गई वस्तुओं में से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा हो, दूसरे बंडलों की तुलना में दूसरी वस्तु की मात्रा कम ना हो, तो इस प्रकार के अनादिमान को एकदिष्ट अनादिमान कहते हैं। इस प्रकार के अनादिमान को क्या कहते हैं? एकदिष्ट अनादिमान कहते हैं। आपको हम समझाते हैं क्या उपभोक्ता किन्हीं दो बंडल में से उन बंडल को अनादिमान देगा, उपभोक्ता दो बंडल में से उन बंडल को अनादिमान देगा जिन पर उपभोक्ता किन्हीं दो बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है जिसमें दी गई वस्तु की मात्रा कम से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा, इसमें जो वस्तु मात्रा दे वो अधिक हो और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तु की मात्रा कम ना हो, तो इसी को कह देंगे अनादिमान। अधिमान को एकदिष्ट अधिमान कहा जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो x1 और x2 ऐसा बंडल है जो उस बिंदु पर जहां अनादिमान वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है। यहां देखिए, आप देखिए x*1 x2, ये देखिए अनादिमान वक्र बजट रेखा को यहाँ ये स्पष्ट कर रहा है। आराम से आप लोग देख सकते हैं x1 x2 ये अनादिमान वक्र को यहाँ स्पष्ट कर रहा है। तो यही बात ये है, ठीक है। जो अनादिमान वक्र बजट रेखा को केवल स्पर्श करता है वह उपभोक्ता के लिए बजट सेट की दृष्टि से सर्वोच्च अनादिमान है। यह क्या कह रहा है? यह आपका अनादिमान वक्र, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। अनादिमान वक्र जो बजट रेखा के बजट रेखा अनादिमान वक्र इस प्रकार से हम लोग खींचे थे ना, यही था ना, तो वही है। और बजट रेखा किस प्रकार से खींचे? यही इसी प्रकार से खींचे थे, ठीक है। इसी प्रकार दो प्रकार से खींचे। बजट रेखा हम लोग इस प्रकार, अनादिमान वक्र को आप लोग देख सकते हैं पीछे वीडियो पोस्ट करके पीछे करके, तो इसी प्रकार से खींचे थे ना। तो देखिए यहाँ कह रहा है जो अनादिमान वक्र बजट रेखा को केवल स्पर्श, अनादिमान बजट रेखा की बात करें, बजट रेखा पहले बना दिए। जो अनादिमान वक्र केवल बजट रेखा को स्पर्श करता है, देखिए यहाँ से स्पर्श कर रहा है, वह उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बजट से दृष्टि से सर्वोच्च अनादिमान वक्र है। यहीं आप समझ सकते हैं उपभोक्ता का इष्टतम चयन के अंतर्गत क्या यहीं उपभोक्ता का इष्टतम चयन होगा, अर्थात बजट रेखा को केवल स्पर्श जो रेखा कर रहा है जो उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बजट सेट की दृष्टि से सर्वोच्च अनादिमान वक्र है। आप समझ गए कि सर्वोच्च अनादिमान वक्र उपभोक्ता के क्या है? जो बजट रेखा को केवल स्पर्श करता है वही उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बजट सेट की दृष्टि से सर्वोच्च अनादिमान होता है। बजट रेखा की प्रवणता का निरपेक्ष मान -P1/P2 होता है। यही आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसी को आप लोग लिख सकते हैं वस्तुओं की कीमत का अनुपात बटे पहली वस्तु की कीमत बटे दूसरी वस्तु की कीमत। आसानी से इसे लिख सकते हैं P1 अर्थात P2, P पहली वस्तु की कीमत बटे दूसरी वस्तु की कीमत। जिस बिंदु पर बजट रेखा अनादिमान वक्र में से किसी एक अनादिमान वक्र को स्पष्ट करती है वह उपभोक्ता के लिए इष्टतम चयन बिंदु है। तो वही ना है क्या? जिस बिंदु पर बजट रेखा अनादिमान वक्र में से किसी एक अनादिमान वक्र को स्पर्श करती है वही उपभोक्ता के लिए इष्टतम चयन बिंदु है। इसको हम बता चुके हैं, वही बात को हम फिर से लिख दिए। अगर एक लाइन में आपको हम बताएं इष्टतम चयन क्या है, आपको इतना भी लिख देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उतना अगर आपको झंझट नहीं लिखना इतना लिख देंगे, ठीक है। या इष्टतम चयन क्या है, आपको पूछेगा इष्टतम चयन क्या है, लिख देना है वह बंडल जिसकी कीमतों का अनुपात सीमांत प्रतिस्थापन दर के बराबर होता है। सिंपल सा, वह बंडल जिसकी कीमतों का अनुपात क्या होता है? सीमांत प्रतिस्थापन दर के बराबर। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है आपको हम बता ही चुके हैं। डायरेक्ट से लिखना है वह बंडल जिसकी कीमतों का अनुपात सीमांत प्रतिस्थापन दर के बराबर होता है, वो आपका इष्टतम चयन होता है। इतना ही लिख देना है। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिमल बंडल। इष्टतम चयन क्या होता है? क्या वह बंडल जिसकी कीमतों का अनुपात सीमांत प्रतिस्थापन दर के बराबर होगा वह आपका इष्टतम चयन हो जाएगा। बस इतना ही आप लोग लिख देंगे तो ये आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको पूरी समझ में आ गई तो पूरी ही लिख सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी ही समझ में आई हो। अगर विशेष परिस्थिति में याद ना रहे तो इतना ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये हमारा आज का ये टॉपिक जो था, जितना टॉपिक था उन सभी टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब बात आई हम लोगों की ऑब्जेक्टिव इसमें किस प्रकार से निकला, तो इसी से हमारा सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो चलिए ऑब्जेक्टिव पर भी आज की चर्चा करते हैं। कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव है आज की? सबसे पहली ऑब्जेक्टिव आता है निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन पर आता है, कथन को तो पढ़ना होगा। उपयोगिता की अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। उपयोगिता वस्तु की उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, अर्थात उपयुक्त सभी ये तीनों प्रकार की कथन आपको हम अभी तुरंत बताए, ठीक है। नेक्स्ट है उपयोगिता निम्न में से कौन सी उपयोगिता
कि निम्न में से कौन सी विशेषता है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, उपयोगिता विचार सापेक्षिक है। इनमें से सभी अर्थात आपको हम बताएं उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा, उपयोगिता व्यक्तिपरक यानी युक्तिपरक था, और उपयोगिता विचार सापेक्षिक होता है अर्थात इसका उपयुक्त सभी है उपयोगिता की विशेषता। नेक्स्ट है उपयोगिता की गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? अभी तुरंत आपको बताया उपयोगिता की गणनावाचक का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो इसकी ऑप्शन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं, तो मार्शल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, देखिए आपको इसका पिछले चैप्टर में इसका आंसर मिलेगा, तो पिछला वीडियो देखे हैं। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा? इस पर ही चर्चा कर चुके। बांग का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको तो याद ही होगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? आपको अभी तुरंत ही बताया, डेल्टा TU बटा डेल्टा Q, इसी प्रकार से सीमांत उपयोगिता को हम लोग निकालते हैं। इसका भी छठा भी क्लियर हो गया। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता, आपको अभी तुरंत बताए हैं कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता को दिखाए थे ना क्या क्या होता है, आपको हम पूरी अच्छी प्रकार से बताए हैं। तो अब याद करें, दिमाग पर जोर डालें, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य या इनमें से कोई नहीं, तो आपको हम ही बता देते हैं, इसका आंसर शून्य हो जाएगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। बजट कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है, कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है -px बटे वाई माइनस py/xy। तो आपको हम डायरेक्ट यहाँ पर -px बटे वाई, आपको अभी हम निरपेक्ष प्रवणता दिखाए थे, वही इसका ढाल हो जाएगा, यही इसका मान हो जाएगा। आपको हम ऑब्जेक्टिव वहाँ क्लियर कराएं, आपको विश्वास ना हो तो आप देख ही सकते हैं। उदासीनता वक्र होता है मूल बिंदु की अवनतोदर, मूल बिंदु की अवनतोदर 1 2 दोनों उपयुक्त सभी। उदासीनता वक्र होता है, आपको अभी तुरंत फिर हम बताए थे क्या मूल बिंदु की और उन्नतोदर होता है विशेषता के अंतर्गत उदासीनता वक्र के विशेषता में। उपयोगिता की माप की जा सकती है मुद्रा के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा, वस्तु के वजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है? क्या उपयोगिता की माप की जा सकती है? तो उपयोगिता की किससे मापा जा रहा था? मुद्रा के द्वारा। आप लोग देखें अभी तुरंत माप रहे थे प्रोफेसर मार्शल। सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। उपयोगिता वृद्धि नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन का नियम, या इनमें से कोई नहीं, तो सम सीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है। देखिए इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव वो सभी MVVI है, आप इसमें सभी को ऑब्जेक्टिव उतार के रट लेंगे, ठीक है। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं उत्पादकता, संतुष्टि, उपयोगिता या लाभदायकता। क्या हमारा सवाल है? किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति को क्षमता को क्या कहते हैं? आपको हम तुरंत बताएं, उपयोगिता। देखिए अब हमारा आवाज़ भी डाउन होते जा रहा है, क्योंकि लगातार 1 से 1.5 घंटा बोलने के बाद तो पता ही आपको क्या होता है, एक दिन बोल के देख लीजिएगा क्या होता है। तो हमारी थोड़ी सी आवाज़ दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए माफ़ी मांगना चाहेंगे, लेकिन आपको तो हम 30 दिन में ही ख़त्म करेंगे, ये तो हमारा वचन पूरी अच्छी तरह से साबित ही होगा। इसलिए आज आपका ये चैप्टर हम ख़त्म करके ही जाएंगे। और 13वां ऑब्जेक्टिव है तटस्थता वक्र का झुकाव होता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, 1 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है तटस्थता वक्र का जो झुकाव होता है वह आपका होता है, तटस्थता वक्र का झुकाव बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। हम गोल आउट किए तो आपको समझ आया होगा दाएं से बाएं, लेकिन बाएं से दाएं होता है तटस्थता वक्र का झुकाव। उपयोगिता का क्रमवाचक का सिद्धांत किसने दिया था? उपयोगिता का क्रमवाचक का सिद्धांत किसने दिया था? आपको हम बताएं क्या क्रमवाचक का सिद्धांत हिग्स एवं एलन ने दिया था। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक है, समांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादक कौन है? तो गोसेन है। आपको हम तुरंत बताएं, इसका तो ऑप्शन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या है? किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती है वह क्या है? उपभोग है या उपयोगिता है या गुण है या रुचि है? तो उपयोगिता है, किसी वस्तु की संतुष्टि कर रहा है तो उपभोग की, तो वो उपयोगिता ही है। आपको हम तुरंत बताएं हैं जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? जब सीमांत उपयोगिता
ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है, घटने लगते घटती दर से बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बताए थे घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता जाके देखिए, महत्वपूर्ण बातें में आपको हम बताए हैं। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता, मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता, 1, 3 दोनों। अर्थात 1, 3 दोनों, यानी कि मार्शल के अनुसार मुद्रा में मापा जा सकता है उपयोगिता को, और संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, अर्थात 1, 3 दोनों, क्योंकि मार्शल कहता है मुद्रा उपयोगिता को मापा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहता है इसे मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। ये बात यहाँ गलत है। कह रहा है कि मार्शल अनुसार किसी वस्तु उपयोगिता को मुद्रा मापा जा सकता है और संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है। बजट सेट के लिए आवश्यक है। बजट सेट के लिए क्या क्या आवश्यक है? बंडलों का संग्रह। बजट सेट क्या है? उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को हम लोग बजट सेट कहते हैं। बंडलों का संग्रह, विद्यमान बाजार कीमत, उपभोक्ता की कुल आय, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी को देखकर, हाँ है ना, उपभोक्ता अपनी बंडलों का सेट खरीदेगा, यानी बाजार में जो बंडल का सेट रहेगा, जो कीमत रहेगा उस पर ध्यान रखे, उपभोक्ता की आय को ध्यान रखते हुए बंडल का सेट को खरीदेगा, अर्थात बजट सेट के लिए आवश्यक ये संपूर्ण दशा है, अर्थात डी इसका आंसर है। ह्रासमान विस्थापन दर में, ह्रासमान होगा, ह्रासमान विस्थापन दर में एक वस्तु की 1 की अधिक मात्रा, वस्तु 2 की कम मात्रा, वस्तु 1 एवं 2 दोनों की अधिक मात्रा, 1, 2 दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर पूछ रहा है कि ह्रासमान विस्थापन दर में वस्तु 1 की अधिक मात्रा, वस्तु 2 की कम मात्रा, वस्तु 1 एवं 2 की अधिक मात्रा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ए बी दोनों, अर्थात फोर्थ इसका राइट आंसर है। आपका फोर्थ जो इसका है वह राइट आंसर है, अर्थात एक वस्तु की 1 अधिक मात्रा और वस्तु की 2 की कम मात्रा, वही इसका आंसर होगा। तो फाइनली आज हम लोगों का तीसरा चैप्टर, जो बहुत ही लंबा चैप्टर था, उस पर आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो वीडियो को लाइक करना आज का सेशन में तो भूले ही नहीं, और वीडियो पर आज तो ज़रूर ही कमेंट कर, और चैनल को आज तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों को ये इतना फ्री में इतनी अच्छी प्रकार समझाया जा रहा है, तो आज तो आप ज़रूर ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को तो आप शेयर तो करते ही हैं, और मेरा नाम जानते हैं पीके सर, आप लोगों को पता ही है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।